चले ठीक है। आप लोग प्लीज अपने माइक खुद ही म्यूट कर दें वरना मुझे करने पड़ेंगे। सही है। डॉक्टर शुजा आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए जी। प्लीज। खैर ठीक है। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी ना? आवाज आ ठीक रही है है आपकी। ठीक है। टुडे इज माय सेकंड लेक्चर। ठीक है। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट, एक मिनट, लेक्चर 2 में क्या है, बायोमैकेनिक्स के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है। ब्रीफली जो कि बायोमैकेनिक्स में से चीजें आप लोगों के लेवल पे या कमीशन के लेवल पे आती हैं। ठीक है। देन वील टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट, OTMS, ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। सही है। देन द प्रोसीजर्स एंड ड्रग्स। मैं कर रही हूँ ना। एक मिनट। ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है? Then we'll जी talk जी about the procedures and drugs which increase or decrease the orthodontic tooth movement. This topic is very important because इसमें से BCQs आपके ऐसे करके आते हैं, आपको 4-5 नाम दिए हुए होंगे। ठीक है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ड्रग है या प्रोसीजर है जिससे ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट कम होगी या ज्यादा होगी। एंड इट ऑफन कम्स अक्रॉस, या ना बालाजी में है ना रानी में है। इट इज स्टडीड ऑन अ पोस्ट ग्रेड लेवल। तो ये मैंने वहां से ये टॉपिक लिया है। भले आप लोग इसको रट्टा लगा लें और इसको वैसे ही करके रट्टा, आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है ज्यादातर इट्स अ प्योर रट्टा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले 4 साल में ऑर्थो की ट्रेनिंग में बनाया है, वो ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक यू गाइज कि वो मैं आपको 1 घंटे में या 1.5 घंटे में वो सारी चीजें समझा पाऊं। आई ट्राई टू टीच यू जितना मैं कर सकती हूँ, लेकिन स्पेशली ये जो प्रोसीजर्स एंड ड्रग्स है इसको आप लोगों को रटना ही पड़ेगा और ऐसे ही करके रटिएगा क्योंकि डायरेक्ट BCQ उसका वैसे ही आता है। Then we'll talk a bit about the anchorage and its types, and in the end the orthodontic appliances, मतलब types of orthodontic appliances और उसके बारे में। ठीक है। देन बायोमैकेनिक्स में से जो आप लोगों के लिए लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आता भी है, दैट इज ये जो 5 के आई थिंक आई हैव मैंने 6 डेफिनेशंस रखी हैं बायोमैकेनिक्स में से। एंड इससे ज्यादा बायोमैकेनिक्स में से आप लोगों का नहीं आएगा। दे वोंट बी आस्किंग यू व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस, दे वोंट बी आस्किंग यू कि कौन कौन से स्पेस क्लोजर होते हैं, ये वो। दैट इज नॉट अप टू योर फील्ड ऑफ, मतलब आप लोगों के लेवल का है ही नहीं वो। ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज दीज डेफिनेशन। इसका थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं भी होता है, जस्ट आपको ये मेमोराइज करना है। स्पेशली जो इसमें कपल की डेफिनेशन है, अगर आप लोगों ने किसी ने पास पेपर्स देखे होंगे, पास पेपर्स में ये कपल की डेफिनेशन एज इट इज इसका BCQ आया हुआ है। ये डिफाइंड कपल या वो दी हुई है और फिर बोला गया है कि आप बताओ इसको क्या, मतलब ये जो डेफिनेशन बताई गई है ये इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ये वो। ठीक है। सो यू नीड टू मेमोराइज इट एज इट इज, बिकॉज आपको भी पता है हमारे पास थोड़ा ये है अलमिया के, हमारे पास जो एग्जामिनर्स होते हैं डायरेक्ट बुक से ही वो चाहते हैं कि बुकिश चीजें ही हमें मेमोराइज हों। BCQ है तो आई थिंक इट वुडंट बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू गाइज। ठीक है। सो at first we'll talk about the force. Force is an act upon a body that changes or tends to change the state of rest or uniform motion of the body. एक चीज रेस्ट में है, फोर्स इज बेसिकली, फोर्स से क्या होगा, कोई भी चीज एक स्टैटिक पोजीशन में है, इट वुड चेंज द स्टेट ऑफ दैट स्टैटिक पोजीशन ऑफ दैट बॉडी। ठीक है। दैट इज फोर्स। ठीक है। देन स्ट्रेन, दे आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। ये लिखा मैंने इसीलिए है कि काफी दफा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको
मिक्स करते हैं, प्लीज इसको मिक्स मत करिएगा। Stress is an external force acting upon a body, while strain is the resultant of that stress on the body. ठीक है, that is an internal property strain, stress is an external force। सही है, तो ये दोनों क्योंकि इन टर्म्स को ऑफन इंटर रिलेटेड उसमें ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो काइंडली प्लीज इस चीज को माइंड में रखिएगा कि स्ट्रेस इज एन एक्सटर्नल थिंग और strain is the resultant of that thing. Can you please repeat what you were saying about medicines and BCQs? अच्छा, I don't know ये किसने बताया, कौन बोल रहा है? Let me see. Dr. Anas, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मिस कर दिया है, I was just saying कि मैं आगे एक ड्रग्स और कुछ उसका बताऊंगी प्रोसीजर्स का, जिससे ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट इंक्रीज होती है एंड डिक्रीज होती है। उस पे भी ऑफन कम अक्रॉस मेनी BCQs एंड on a graduate level, वो रानी हो, वो बालाजी हो, there is no book जिसमें उन चीजों का जिक्र हुआ हुआ है। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो चीजें पढ़ते हैं, लेकिन इवन फाइनल ईयर लेवल में भी ये BCQ अक्सर आता है कि इस ड्रग से या इस चीज से ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट कम होगी या ज्यादा होगी, तो वो आई विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट। तो ये तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम अबाउट दीज थिंग्स, हम उसको डिस्कस करेंगे और फर्दर आई विल बी टेलिंग यू दैट। ठीक है, ओके, थैंक यू। सही है। देन कपल के बारे में, कपल इज द पेयर ऑफ कंसंट्रेटेड फोर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, प्लेन सी डेफिनेशन है, सेम इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस which are equal in magnitude but opposite in direction। और एक और चीज याद रखें, कपल और कपल अच्छा मूवमेंट, the movement and the movement is the measure of rotational potential of force with respect to a specific axis। सही है। then we'll talk about एक मिनट center of resistance and center of rotation। ठीक है, एज इट इज ये डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही आएंगी। सही है। द पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज द पॉइंट ऑन द टूथ on which a single force is passed through it would bring about the translation along the line of action of the force। Center of resistance, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके उस पॉइंट से अगर फोर्स पास होगी तो दांत में ट्रांसलेटरी मूवमेंट आएगी। ट्रांसलेटरी मूवमेंट को अगर आप लोगों की आसान लैंग्वेज में बोलूं तो वो बॉडीली मूव करेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या समझ आई आप लोगों को बात? ट्रांसलेटरी मूवमेंट को थोड़ा एलैबोरेट कर दें प्लीज। ट्रांसलेटरी मूवमेंट इज बेसिकली बॉडीली मूव करेगा। अगर उस जगह से एक सेंटर ऑफ रेजिस्टेंट के हम ऐसी ऑर्थोडोंटिक्स में हम लोग ब्रैकेट से या किसी भी चीज से ऐसे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कि वो फोर्स किसी भी दांत के सेंटर ऑफ रेजिस्टेंट के उसी पॉइंट से गुजरे तो उस दांत में ट्रांसलेटरी मना बॉडीली मूवमेंट कराएगा। मैम मतलब यू ना कि मतलब क्राउन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो टर्न होगा और रूट ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न होगी। मीडियल साइड पे अगर क्राउन जा रहा है तो डिस्टल साइड पे रूट जाएगी, यही मतलब ट्रांसलेटरी होगी शायद। ट्रांसलेटरी इज बॉडीली, ट्रांसलेटरी इज बॉडीली मूवमेंट। मैम इस तरह तो नहीं, अगर क्राउन मैम बॉडीली मूवमेंट की डेफिनेशन बता दे फिर समझ में आ जाएगा। बॉडीली मूवमेंट जैसे पूरी एक साथ मूव करेगा। एग्जैक्टली दिस व्हाट आई एम ट्राइंग, मतलब जैसे आपका क्राउन और रूट एक ही साइड पे मूव कर रही है, एक ही साइड पे कलेक्टिवली वो सारा मूव कर जाता बेटा है। कि रूट एक साइड पे क्राउन एक साइड पे, वो दैट इज मोर इनटू अनकंट्रोल टिपिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसकी डिटेल में इसीलिए नहीं जाना चाह रही हूँ, ऐसे तो फिर बहुत लंबा वो हो जाएगा, आप लोग खुद बहुत कंफ्यूज होंगे। जस्ट मेमोराइज के सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट है जिस पे फोर्स लगेगी तो आपका दांत बॉडीली मूव करेगा, दैट इज इट। सही है? ठीक है।
कोई कंफ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके ओके ठीक है, देन वील टॉक अबाउट द मैम सेंटर ऑफ बॉडी मूवमेंट रोटेशन। का क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि बॉडीली मूवमेंट आपका क्राउन और रूट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जो उन्होंने बात की थी ना क्राउन और रूट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट बेसिकली बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड टिपिंग। तो वो दैट इज नॉट द केस हियर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मूवमेंट हियर। क्या कौन सी मूवमेंट हम लोग बायोमैकेनिक्स में हमें पढ़नी है, दैट इज नॉट अप टू योर लेवल। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दैट। सही है? डॉक्टर सना, कैन आई आस्क समथिंग? जी जी श्योर। ये जैसे आपने सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस रोटेशन, ये सारी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, ये मतलब आती हैं मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पास आप लोग पेपर्स में पास है या पेपर खोलो, मतलब? आप लोग के पास पेपर जो डॉक्टर शुजान ने शेयर किए हैं, जी जी शेयर किए थे, आई हाँ गेस, उन्होंने किया था। या जो मेरा लास्ट हम लोग का पेपर हुआ है उसमें कपल की डेफिनेशन आई है, बिल्कुल यही डेफिनेशन है जो लिखी हुई है। दैट इज द रीजन आई एम ओके एम्फसाइजिंग कि यू हैव टू मेमोराइज इट एज इट इज। एज इट इज। ठीक है, जी ये 4-5 जी डेफिनेशन मैम। इज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, बिकॉज दे वोंट आस्क यू कि जी जी, ये तो you should बेसिक be है। memorize, you should be knowing all the mechanism of action of this and that. That is not up to your level. सही है? So don't waste your जी जी time. मैम। ठीक है, देन यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है? यस मैम। मैम कैन वी अगर मूव फॉरवर्ड? हेलो यस जी मैम। जी, किसी ने हेलो बोला? जी 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 बोले। जी मैम, अगर बॉडीली मूवमेंट हो रही है तो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कौन से पॉइंट पे होगा उसके? सॉरी, मैम अगर बॉडीली मूवमेंट हो रही है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो पॉइंट ये कहाँ होगा? आप उनके सेंटर पे हो गया ना, सेंटर। सेंटर पे होगा। उसी पॉइंट पे होगा ना, फोर्स तो उसी, आप उसी चीज को कंफ्यूज कर रहे हो। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लें, उसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस वो लोग कह रहे हैं वो जगह होगी कि जो पॉइंट उस पे अगर फोर्स लगे तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मूवमेंट शो करे, बॉडीली मूवमेंट शो करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जाहिर सी बात है उसी पे सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस पे ही फोर्स लग रही है ना। हर चीज का सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस चेंज होता है। अगर फिर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो सिंगल रूटेड टूथ में सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा अपाइकल होगा, मल्टी रूटेड टूथ में फर्केशन पे होगा, बट दैट इज नॉट अप टू योर लेवल। दे वोंट आस्क यू दीज थिंग्स। आप लोग अगर ये लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, कि सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस किस ऑब्जेक्ट का कहां पे होगा। अगर सिंगल रूटेड टूथ है उसका मोर सेंटर, बट मोर आई वुड से दांत के 1/3 पे होगा, मतलब मोर इनटू अपाइकल, मतलब अपाइकल ही होगा। वैसे ही अगर मल्टी रूटेड कोई दांत है तो उसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा उसके बाइफर्केशन पॉइंट पे होगा। नाउ आई हैव आई मेड यू क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, और एक बात डॉक्टर सना, आपने, आर यू टेलिंग जी अबाउट सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस? जी आई एम टॉकिंग, मैं सेंटर ऑफ रोटेशन पे तो यार आई नहीं हूं ना। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो सिंगल जी रूटेड जी का जी, अपाइकल ही होता है। सिंगल रूटेड का थोड़ा अपाइकली होगा, थोड़ा रूट की ठीक है तरफ। सही है? ठीक है, और मल्टी मल्टी का रूटेड टूथ का बाइफर्केशन एरिया। वैसे ये आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ये बात करें सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस की थोड़ी ज्यादा, तो अगर आप लोगों का ऐसे बीसीक्यू आता है तो मल्टी रूटेड का हमेशा ये याद रखना कि जो उसका रूट्स का फर्केशन पॉइंट है उस पे जी होगा। ठीक है, ये जो ठीक है हमारे ठीक है एक्स्ट्रा ओरल हेड गियर्स वगैरह, ये अप्लायंस भी जो एक्ट करते हैं ना, बेसिकली हम लोग वो भी सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस पे उनकी फोर्स कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट करें। जस्ट आई एम जस्ट ठीक है। गिविंग यू द एग्जांपल, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। सही है? ओके अगर ओके दांत का ओके ये ओके याद रखना है कि सिंगल रूटेड और मल्टी रूटेड कहाँ होगा, दैट इज अप टू यू। ठीक है, ठीक है, फिर सेंटर ऑफ रोटेशन ठीक पे है। चलते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ रोटेशन? इट इज अ पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी अपीयर्स टू हैव रोटेटेड as determined from its initial and final position. ठीक है, इन्होंने कहा ये एक ऐसा पॉइंट है appears to have about which a body appears, जिस पे अगर फोर्स लगेगी तो उसमें थोड़ी सी रोटेशन कॉज होगी। दैट इज, अच्छा एक चीज जो आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर,
हमेशा हमेशा अगर आप लोगों के पास पेपर पेन है तो लिख लें, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का सेम रहता है, सेंटर ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड. You can change the center of rotation, but you can never change center of resistance of a body. Have I make myself clear here? Yes, ma'am. Center of rotation can be changed and center of resistance cannot be changed. Cannot be changed. सही है? Okay. सही है? जी मैम सही है. ठीक है. उसके बाद then types of tooth movement. वही हमें पता है, टिपिंग होती है, बॉडीली होती है, इंट्रूजन होती है, एक्सट्रूजन होती है, टॉर्किंग मूवमेंट होती है, अपराइटिंग होती है. सही है? यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस नेम. ठीक है. अगर कोई बीसीक्यू आता है इनमें से तो ज्यादा से ज्यादा ये आएगा कि व्हाट इज मतलब सबसे आप कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो इनमें से आप रिमूवेबल अप्लायंसेस से करा सकते हैं. दैट इज टिपिंग. ठीक है. टिपिंग आप रिमूवेबल अप्लायंसेस से टिपिंग हो सकती है. बाकी सारी इन मूवमेंट्स के लिए यू हैव टू यूज फिक्स्ड अप्लायंसेस. मैम इन सबकी एक बार डेफिनेशन बताते जाइएगा. टिपिंग यार टिपिंग देखो टिपिंग अब मैं आपको कैसे बताऊं. देखो टिपिंग बेसिकली इज मोर लाइक के क्राउन आपका एक जगह मूव कर रहा है, रूट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करिए. दैट इज टिपिंग. बॉडीली मूव करना, आपका क्राउन एंड रूट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. इंट्रूजन ये कि आप ऐसी मूवमेंट डाल रूट कर दो, मतलब थोड़ा एपेक्स पे अपाइकल डायरेक्शन में उसकी फोर्स लगती है. सही है. वैसे ही एक्सट्रूजन में क्या होगा, एक्सट्रूजन में अपाइकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ताकि वो दांत आपका बाहर आए. ठीक है. टॉर्किंग मूवमेंट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ रूट. अपराइट करना, अपराइट की जनरल एक जो डेफिनेशन होती है अपराइट की, स्ट्रेट करना, मतलब 90 डिग्री पे आप दांत को. जी मैम असल में ये कॉमन चीज है, इसीलिए पूछ रहे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ये पढ़े हुए तो भूल गए हैं. एग्जैक्टली. ये है. एक मिनट कि आप लोगों का बेटा लेक्चर कंप्लीट हो जाए. पढ़ा हुआ तो सारा है फाइनल ईयर का. पढ़ा हुआ तो होता है बेटा, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, मैं यही बात कर रही थी हमेशा कि हम लोग के पास फाइनल ईयर लेवल तक सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड सब्जेक्ट आई गेस ऑर्थोडोंटिक्स होता है. और ये बहुत बुरी बात है. अगर उस टाइम पे सही तरीके से पढ़ा लिया जाए तो स्टूडेंट्स को इतनी ऑर्थो से नफरत ना हो. ठीक है. तो अब यहाँ तक आपको समझ आया. टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे चले. जी मैम. ठीक है. एक मिनट. या देन वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस: कंटिन्यूअस फोर्स, intermittent force, interrupted force. continuous force लग रही है. continuous का continuous ही मकसद होता है. ठीक है. intermittent force आपकी जो है बेसिकली के वो फोर्स फॉर एग्जांपल ज्यादा लग रही है, एक इंटरवल पे आके वो बिल्कुल जीरो हो जाती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर वो बढ़ती है, फिर वो जीरो हो जाती है. ये जो बीच में एक चार्ट नहीं बना हुआ है, बेसिकली दैट इज शोइंग द आपका. ठीक है. उसके बाद इंटरप्टेड फोर्सेस क्या है? इंटरप्टेड ये कि आपकी फोर्स बढ़ी, कम हुई, लेकिन वो जीरो पे नहीं आई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरप्ट हुई लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं आई. समझ आइए आप लोगों को? यस मैम. जी समझ आ गई. अच्छा, इनमें से बीसीक्यू ये आता है, व्हाट इज द ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स. बहुत कॉमन बीसीक्यू है. दैट इज कंटिन्यूस लाइट कंटिन्यूस फोर्स इज द ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स, जो कि हम चाहते हैं हम ऑर्थो में यूज करें, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे रूट रिजॉर्प्शन के चांसेस कम होते हैं. एक यूनिफॉर्म मेथड में आप अपनी मूवमेंट करा सकते हो, पेशेंट को पेन नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. लाइट कंटिन्यूस फोर्स इज द मोस्ट ऑप्टिमल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्थोडोंटिक्स. ठीक है.
आगे चले। देन हम लोग ये बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से डॉक्टर अनस ने मुझसे सवाल किया था, आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट एक्सेलरेट ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताती हूँ कि मेरा से क्या मुराद है। मेरे पास एक पेशेंट आता है, मुझे कहता है, अब आप लोगों को पता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 years, ठीक है। वो मुझे कहता है, फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, ठीक है, वो मुझे कहती है डॉक्टर सना मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, वी आर रीलोकेटिंग, वी आर मूविंग टू अनदर सिटी, आई जस्ट वांट यू टू फिनिश माय ट्रीटमेंट इन 1 or 1.5 years। सही है। सो गिव मी द ऑप्शन, आप कोई ऐसा मैकेनिक्स यूज करें जिससे मेरे दांतों की जो मूवमेंट है वो बस जल्दी 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 हो जाए, मेरा ट्रीटमेंट जल्दी खत्म हो जाए। Basically, that is, these are the procedures which we do to accelerate the orthodontic tooth movement. Am I making myself clear here? किसी को कोई confusion? प्लीज रिपीट कर देंगी प्लीज फिर से। जी सॉरी आपकी वॉइस। These are the procedures. For example, आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई भी आपके पास रीजन है, आप चाहते हो कि यार वो जो टूथ मूवमेंट है ना पेशेंट की जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल ऑर्थो करते हो तो उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन अपर फोर की कैनाइन को ही पीछे आने में 6-8 महीने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेवलिंग अलाइनमेंट अलग से टाइम लेता है, फिनिशिंग अलग, तो इट इज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हर पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, तो समटाइम्स पेशेंट्स आस्क अस कि डॉक्टर सना कोई ऐसा प्रोसीजर करें प्लीज कि हमारा जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है ना बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो देयर आर सर्टेन सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल मेथड विच आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट, ठीक है। ओके समझ आया? जी समझ आ गया। ठीक है, सही है। उसके बाद सर्जिकल में क्या क्या होता है, मैं इन प्रोसीजर्स के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे, ठीक है। दैट इज नॉट अप टू योर लेवल, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जब आप लोग BCQs कर रहे हो, सही है। व्हाट आर द सर्जिकल मेथड्स? कॉर्टिकोटमी, PDL डिस्ट्रैक्शन, मॉडिफाइड कॉर्टिकोटमी, माइक्रोपर्फोरेशंस, पिजोसिशन एंड एल्वेलर डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली ये सारे आप लोग ने शायद नाम नहीं सुने हो, नहीं भी सुने तो इट्स नॉट अ बिग इशू, मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करती हूँ कि ये क्या क्या है। जैसे कॉर्टिकोटमी में हम लोग ये करते हैं, पेशेंट को इंटरडेंटली लेबियल और लिंगुअल साइड पे थोड़े कट्स लगते हैं, ऑर्थोडोंटिक होती है, ठीक है। दैट इज कॉर्टिकोटमी। एंड व्हाट इज मॉडिफाइड कॉर्टिकोटमी? ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। ये इन्होंने इसलिए इजाद किया, मतलब ये इसलिए प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि कॉर्टिकोटमी वाज अ वेरी एग्रेसिव प्रोसीजर, क्योंकि लेबियल साइड पे भी आप कट्स लगा रहे हो, लिंगुअल साइड पे भी आप कट्स लगा रहे हो, तो इट वाज वेरी पेनफुल से तो ज्यादा, मतलब इट वाज वेरी अग्रेसिव ना ट्रीटमेंट। तो इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड कॉर्टिकोटमी में क्या किया कि सिर्फ हम लिंगुअल साइड पे कट्स लगाते थे टू इंक्रीज द ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट, सही है। दैट इज द डिफरेंस बेसिकली। उसके बाद वी हैव PDL डिस्ट्रैक्शन। PDL डिस्ट्रैक्शन में हम PDL जो फाइबर्स हैं उनको थोड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पता है दांत PDL स्पेस में होता है, PDL थोड़े आप उनको थोड़ा सा हर्ट करोगे तो बहुत आराम से आपकी ऑर्थो टूथ मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। देन माइक्रो परफोरेशंस भी ऐसी है कि आपने स्मॉल से आपने बिल्कुल बर के जितना बर की वो होती है आई गेस डायमीटर, उतना आपने कट्स लगाने होते हैं, और दैट इज माइक्रो परफोरेशन। बाकी पीजोसिशन नाइफ में, पीजोसिशन भी जो कॉर्टिकोसिशन है वो भी कॉर्टिकल बोन को आप पीजो नाइफ होती है एक, उससे थोड़े कट्स लगाते हो, सही है।
और एल्वुलर डिस्ट्रैक्शन, उसमें भी आप लोग यही करते हो कि आप बोन को, एल्वुलर जो बोन है, एल्वुलर म्यूकोजा, उसको आप थोड़ा किसी भी उससे आप वी हैव डिस्ट्रैक्टर्स, उससे आप थोड़ा कट करके, बेसिकली जो मैकेनिज्म इन सब का है वो ये है कि आप बोन को कट करेंगे ताकि उधर हीलिंग ज्यादा हो। जाहिर सी बात है हीलिंग होगी, ब्लड सप्लाई उधर ज्यादा होगा, ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ आया? रिपीट कॉर्टिकॉटमी। कॉर्टिकॉटमी बेटा, सेल्फ कॉर्टिकॉटमी इज अ प्रोसीजर जिसमें हम लेबियली और लिंगुअली हम लोग कट्स लगाते हैं पेशेंट को, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे से इंटरडेंटली, 3 ऊपर नीचे और फिर उससे नीचे हम लोग 3 कट्स लगाते हैं। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा आप लोग सर्च कर सकते हैं, बट आई रियली want to ask you to go for it because that is not up to your level. मैंने ये include सिर्फ इसलिए किया है because आप लोगों के BCQ में अक्सर ये चीज आती है, और कि कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपकी ऑर्थो ट्रीटमेंट टूथ मूवमेंट बढ़ाते हैं या अच्छा ये बात ऐसे भी कही जा सकती है ना, अगर मैं इस स्टेटमेंट को, ये जो ऊपर है कि कुछ प्रोसीजर्स जो एक्सेलरेट करते हैं ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट, या इनको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना, या ऐसे प्रोसीजर्स जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन कम कर देंगे। Are you getting my point? These are interrelated things. ठीक है? और जाहिर सी बात है ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट बढ़ेगी तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का टाइम कम होगा ना। तो ये चीज याद रखो, ये कॉमन सेंस की बात है। बहुत दफा ये लोग ये चीजें इंटर रिलेट करके बोलते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिससे आपका ड्यूरेशन कम होगा। आप इसमें ये नहीं समझ जाना कि वो ये बोल रहे हैं कि मतलब कि कम मूवमेंट हो। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा दिमाग खोलना पड़ता है। मैम तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्थो टूथ मूवमेंट को एक्सेलरेट करता है तो क्या हम ये सारे प्रोसीजर्स को करेंगे या सिर्फ सर्जिकल करेंगे? बेटा उन्होंने पता है क्या दिया हुआ होता है, मैं आपको बताती हूँ। BCQ कैसे आता है? मार्क द प्रोसीजर दैट मार्क द प्रोसीजर और ड्रग व्हाटएवर सर्जिकल और नॉट सर्जिकल प्रोसीजर दैट एक्सेलरेट ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका मतलब आपके को 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। एक आपको विटामिन डी दिया हुआ होगा, रिलैक्सिन दिया हुआ होगा, अल्ट्रासाउंड दिए हुए होंगे, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दिया हुआ होगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो सारे प्रोसीजर्स ही एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन ये आपको 3 4 5 चीजें दी हुई होंगी, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। Are you getting my point? मुझे क्वेश्चन पूछना है। विटामिन डी पे एक BCQ आया था, मैंने पढ़ा था ना। एग्जैक्टली मैंने इंक्लूड ही इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों के ये चीज ना बालाजी में है ना रानी में है। ये हमें भी आप यकीन करें ऑर्थो के IMM लेवल पे जाके हमें ये बातें समझ आती हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, बट मेरा इंक्लूड करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर ये आप लोगों का BCQ आए तो आप लोगों का ये रहे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। मुझे एक सवाल पूछना है। आई थिंक ये काफी डीप हो जाएगा, बट जस्ट वांट टू आस्क फॉर द नॉलेज। अब अगर आप चाहें तो मैं एंड में पूछ लेती हूँ। जी, मुझे आपसे पूछना था कि अगर फॉर सपोज कोई पेशेंट है जिसको पेरिडोंटल डिजीज है, जिंजिवाइटिस है या पेरिडोंटाइटिस है, और उसमें हम ये कट्स वाला प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें फिर रिजल्ट सेम ही आएगा या देयर विल बी सम डिफेक्ट? क्योंकि उनके तो ऑलरेडी वो देन यू वोंट गो फॉर दीस थिंग्स ना। एग्जैक्टली, देन वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट। यू वोंट गो फॉर दीस थिंग्स। आप पहले तो देखें, हमेशा जो पेशेंट का हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ना, वी हैव टू गो स्टेप वाइज ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर इवन हमारे पास कोई पेशेंट, मैं आपको बताऊं, ये तो आपने ये बात बोली ना कि उसके ऑलरेडी इतना ज्यादा उसे मसला है। अगर हमारे पास मेरे पास अगर ऑर्थो की OPD में कोई पेशेंट आता है ना, मुझे ये पता हो कि उसकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, मुझे ये पता हो कि उसका थोड़ा सा बोन लॉस है, क्योंकि हम OPG में देख लेते हैं, we'll never go for the orthodontic treatment of that patient because आप यकीन करें 1-2 विजिट में 6 महीने में ही आपके दांतों में मोबिलिटी आ जाएगी। पेशेंट बोलेगा आपने पता नहीं मेरे दांतों के साथ क्या किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यू आर बेसिकली
एग्रीवेटिंग द कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट, उसको छोड़ दो वहीं पे है। तो बहुत पेशेंट, स्पेशली जो जर्नलाइज स्पेसिंग के केस होते हैं ना, उनमें ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि बोन लॉस हो, ये है वो है, तो वो अक्सर औकात जो होता है हम उनको यही बोलते हैं कि बस आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तब तक आप नहीं कराओ जब तक पेशेंट आपसे कंप्लाइंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा ट्रीटमेंट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और एनर्जी, पेशेंट की भी हमारी भी। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस वजह से वी ऑलवेज अवॉइड इट। ठीक है, सिर्फ तब करते हैं जब बहुत हमें नीड हो या कोई ऐसी ऑब्वियस हमारे पास एम हो या रीजन हो टू गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। सही है? हैव आई आंसर्ड योर क्वेरी? जी जी जी, इट्स क्लियर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, देन ये तो थे सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, देन वी हैव गॉट सम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसमें वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, जैसे वाइब्रेशंस हैं, फोटोथेरेपी है, लेजर्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, इलेक्ट्रिक पल्स स्टिमुलेटर्स हैं। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज देयर नेम्स। लेजर आपको पता है क्या होता है, फोटोथेरेपी बेसिकली एक लाइट थेरेपी से दे आर जस्ट ट्राइंग के आपका जो बोन की हीलिंग है वो मतलब बोन का जो टर्न ओवर है थोड़ा वो बढ़े, ताकि ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट बढ़े। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट्स है जो मैंने राइट पे लिखे हैं, दैट इज विटामिन डी, रिलैक्सिन एंड डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन पीडीएल स्पेस। पीजी इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विटामिन डी, रिलैक्सिन हार्मोन एंड डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये याद रखना हमेशा, ये आपको हो सकता है ये सारे सर्जिकल नॉन सर्जिकल ये ना आए, बट ये 3 आपको बीसीक्यू में जरूर ये नाम मेंशन करेंगे कि विटामिन डी, रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन से आपकी आया ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट कम होती है या ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, और कुछ किसी चीज को याद रखो नहीं रखो, एटलीस्ट दीज 3 नेम्स शुड बी मेमोराइज्ड बाय ऑल ऑफ यू। सही है? देन ड्रग्स। जी, वाइब्रेशन कैसे एक्सुलेट करता है? सॉरी, वाइब्रेशन कैसे एक्सुलेट करता है ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट को? यार बेसिकली वाइब्रेटरी मूवमेंट्स होती हैं, वी हैव गॉट सर्टेन मशीन्स जो वाइब्रेटरी मूवमेंट्स अप्लाई करती हैं पीडीएल स्पेस में। देन पीडीएल स्पेस में आपको पता है कि मतलब थोड़ा बोन टर्नओवर होता है, उसमें थोड़ा पीडीएल वो जो है फाइबर्स उस पे एक्ट करते हैं, इस वजह से उसमें ये होता है कि ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट जो है वो बढ़ती है। लेकिन इन प्रोसीजर्स का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यू शुड बी नोइंग द नेम्स ऑफ दीज प्रोसीजर्स, कि ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि एक्सेलरेट करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, यू कैन सर्च इट, बट आई वोंट सजेस्ट यू, और कुछ नहीं, इन 3 नामों को याद रखना, दैट इज विटामिन डी, रिलैक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, देन वी हैव गॉट द ड्रग्स दैट डिक्रीज ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। ये प्योरली रट्टा है, मैंने भी रट्टा था, आप लोग को भी रटना ही पड़ेगा। दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनसैड्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। ये ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स ये याद रखना बहुत दफा टीसीए के नाम से भी लिखा हुआ होता है। उस टाइम पे आप लोग जब बीसीक्यू कर रहे होते हो आप लोग बोलते हो यार ये टीसीए क्या है, दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। ठीक है, then we have got anti-arrhythmic agents, that is AAA. ठीक है, then anti-malarial drugs, bisphosphonates, methylxanthine, anticonvulsants, tetracycline का तो वैसे ही आपको पता है वो डिस्कलरेशन कराती है। ठीक है, और जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को याद रखना है तो ये थोड़ा बिस्फॉस्फोनेट का आप लोग याद रखो कि बिस्फॉस्फोनेट हम लोग बेसिकली इसलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज वो जो है ना आपको आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट। जी जी आ रही है आवाज। एक मिनट,
हाँ, बिस्फॉस्फोनेट्स का बेसिकली रोल ये है कि हम सर्टन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं उसमें हम लोग या बोन कैंसर्स वगैरह हैं या किसी को मतलब जो है क्या नाम है कार्सिनोमास है उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि उनकी जो अगर कोई बोन ट्यूमर वगैरह है उसकी मोबिलिटी कम हो। अगर हम वो पेशेंट आपके बिस्फॉस्फोनेट पे है तो वो जाहिर सी बात है, जब उसका मैकेनिज्म ही यही है कि वो बोन टर्नओवर कम करेगा तो जाहिर सी बात है वो ऑर्थो की टूथ मूवमेंट भी कम कराएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई मेरी बात? मैम मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। हाँ हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन का मतलब क्या उसका पॉइंट है? मुझे आई डोंट नो व्हाट इट इज। यार अच्छा चले हम पीछे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, बेसिकली रिलैक्सिन हार्मोन हो या विटामिन डी हो या प्रोस्टाग्लैंडिन हो, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन यही आ जाती है कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा एराकिडोनिक एसिड एंड ये वो। बेसिकली ये जो है ना, जो मैकेनिज्म है ना आपका पूरा टूथ मूवमेंट और ये इसके पाथवे को जनरेट करते हैं ये चीजें। कुछ एंजाइम्स हैं जो एग्रीवेट होते हैं विटामिन डी या रिलैक्सिन से। वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगी, तभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रही कि विटामिन डी या रिलैक्सिन हार्मोन आप डालते हो तो वो कुछ एंजाइम्स और कुछ पाथवेज आपके इंक्रीज होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं इवेंचुअली ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। सही सही मैम, ओके थैंक यू। ठीक है, जी जी उसमें मैम जी मैम जी जी मुझे पूछना था कि मैम जो ये आपने सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर बताया है, तो मैम जो सर्जिकल होते हैं तो उनके जो है वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना? एग्जैक्टली तो मैम सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो मैम अगर ये पूछा जाए कि इन सारे प्रोसीजर्स में कौन सा जो है वो मोस्ट कॉमनली मतलब क्लिनिक्स पे हम यूज कर सकते हैं और जिसमें साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और इजिली प्रोसीजर वो हो जाता है? मैम अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो कौन सा प्रोसीजर होगा मैम, ये बता दें। अगर देखो यार वो तो सबसे पहले जब आप ये प्रोसीजर कोई ऐसा अग्रेसिव या नॉन अग्रेसिव कोई भी डिफरेंट प्रोसीजर्स आप कर रहे होते हो ना, आजकल का वो जमाना नहीं है कि पेशेंट जो है ना वो कहता है सब कुछ डॉक्टर साहब आप ही कर रहे हैं और ये और वो। आपको यू हैव टू टेल द पेशेंट, यू हैव टू टेक द इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट कि भाई आई एम डूइंग दिस थिंग, इसका फायदे ये हैं लेकिन नुकसान ये है। ठीक है, एंड यू शुड बी नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकता है ये चीज फेल हो जाए, एंड यू शुड टेल द पेशेंट कि भाई हमारे ये प्रोसीजर्स है, 99% चांसेस है कि आपका सही होगा लेकिन 1% ये भी चांसेस है हो सकता है फेल हो जाए। सही है, लेकिन अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये जो 3 प्रोसीजर्स है दैट इज विटामिन डी, रिलैक्सिन एंड इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, दीज आर द मोस्ट आई वुड से कि doable procedures we actually do। अगर सर्जिकल में आपने देखना है तो यूजुअली जो हम यहाँ पे करते हैं दैट इज पीडीएल डिस्ट्रैक्शन। एक नाइफ होती है उससे ना आप पीडीएल स्पेसेस में बस थोड़े से कट डालते हो ताकि दांतों की मूवमेंट बहुत आराम से हो सके। सही है? Have I answered your query, बेटा? Yes मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, देन एंड अब ठीक है, देन वी हैव कम अक्रॉस अ टॉपिक दैट इज एनकरेज। ठीक है, रटने वाली चीजें हैं बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जितना समझा सकती हूँ समझा पाऊँ। ठीक है, व्हाट इज एनकरेज? इट इज बेस्ड बेसिकली ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट इज बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेसिकली आप में से किसी ने सबने खेला ही होगा बचपन में, क्योंकि ऑनेस्टली मैं फाइनल ईयर लेवल तक मुझे एनकरेज नहीं पता था। मैं आप लोगों से वाकई में पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है एनकरेज का? अगर है तो प्लीज एक एक करके मुझे थोड़ा बताएंगे। यस मैम। रेजिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैम अनवांटेड मूवमेंट जो होती है ना टूथ की, उसको रेजिस्टेंट करता है एनकरेज। एनकरेज खुद मूव नहीं करता, वो जिसको एनकरेज करता है ना उसकी बस अनवांटेड मूवमेंट, बाकी जो डिजायरेबल मूवमेंट हम करवाना चाहते हैं ट्रीटमेंट में वो होती है। अनडिजायरेबल मूवमेंट को रोकता है एनकरेज।
कोई भी जी 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 अच्छा दूसरा आप जी बोले। कोई अगर मिसिंग टूथ थे तो उसको अगर हमें क्राउन लगाना है किसी दांत में ना, तो हमें किसी दांत से सपोर्ट ले रहे हैं तो वो हमारा एंकर यूनिट हो जाएगा। और जो मिसिंग टूथ है उसको मतलब किसी चीज की सपोर्ट लेके किसी चीज को मूव कराना हो तो वो हमारा मूविंग यूनिट होगा ना। तो किसी भी मतलब मूवमेंट को हमें रोकना हो तो रेजिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट यही एनकरेज है मैम, किसी मतलब ना। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? एंकरेज ये है कि एक एक एंकर यूनिट है जो दूसरे दांतों को हेल्प करता है कि वो मूव करे, वो खुद एक जगह पे लेटा रहता है। एग्जैक्टली, दैट इज द बेसिकली एनकरेज। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम चाहते हैं कि थोड़ा एंकर मूवमेंट भी यूज करें, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम चाहते हैं कि भाई एंकर यूनिट अपनी जगह पे ही रहे। जो एनकरेज में जो एंकर यूनिट में जो हमने दांत डाले हुए ना वो अपनी जगह पे ही रहे, और सारी मूवमेंट जो आगे या कोई भी दांत की हम करवाना चाह रहे हैं ना, मतलब 100% मूवमेंट उसकी हो। समझे? आप लोगों ने टग ऑफ वॉर खेला है बचपन में? आई होप आई एम नॉट खेला है टग ऑफ वॉर, वो जो नहीं दो तरफ लोग खड़े हुए होते हैं, बीच में शायद एक रोप पकड़ी हुई होती है। एग्जैक्टली ठीक है, तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल कहा जाए तीन तरफ कोई थोड़े आप समझे किसी बड़े लोगों को हमने खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ हमने लेफ्ट साइड पे बड़े तीन लड़कों को हमने खड़ा किया, और राइट साइड पे हमने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को वही रोप पकड़ा दी। तो ऑब्वियस सी बात है कौन मूव करेगा? बच्चा ही मूव करेगा ना, उन लोगों में ज्यादा वो है। ठीक है, वो लोग मूव नहीं करेंगे। बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकरेज। ठीक है, एक एंकर यूनिट होता है, एक एंकर मूविंग यूनिट होता है। आप सबको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया? टग ऑफ वॉर की मैंने एग्जांपल इसीलिए दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप यकीन करें, आप लोगों को तो फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है एनकरेज का। यकीन करो मुझे फाइनल ईयर लेवल तक नहीं पता था व्हाट इज एनकरेज, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। ठीक है मैम, जी जी वो तो सही है, पर रेजिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर इसकी डेफिनेशन ऐसे क्यों है? इसको तो ऐसा होना चाहिए ना, ये डिस्प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है, जैसे आपने हमें समझाया टूथ मूवमेंट में हेल्प करवाता है, ठीक है, आगे खुद वालों नहीं की ना, मूव करता, आगे वालों की हेल्प तो करा रहा है ना, मूविंग हाँ, यूनिट को मूव कर रहा है, लेकिन खुद तो रेजिस्ट कर रहा है ना डिस्प्लेसमेंट को, खुद थोड़ी मूव कर रहा है। इट इज अच्छा नॉट ठीक है, अलाउड टू मूव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ओके आगे ओके चलते मैम, हैं। थैंक यू। देन वी जी जी, हैव समझ आ गया। जी देन वी हैव गॉट टाइप्स ऑफ एनकरेज। ठीक है, इंट्राओरल और एक्स्ट्राओरल। इंट्राओरल में आप लोगों को ये सिर्फ नाम याद करने, ठीक है, सिर्फ नाम याद करने, डोंट गो इनटू द डिटेल्स। सही है? इंट्राओरल में आपके पास क्या क्या है? इंट्राओरल में वी हैव गॉट इंट्रामैक्सिलरी, दैट इज सिंपल एनकरेज भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, रेसिप्रोकल भी हो सकता है। सही है, और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को याद करना भी है, इनके सिर्फ नाम याद करो और एक दो एग्जाम्पल याद करो। लेकिन आई कैन अश्योर यू ज्यादा से ज्यादा इसमें सिर्फ यही आएगा कि आपको मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ होगा कि सेलेक्ट द टाइप्स ऑफ इंट्राओरल एनकरेज। सही है, तो उसमें 4-5 नाम दिए हुए होंगे, 3 नाम मतलब एक्स्ट्रा ओरल के होंगे, एक नाम जो होगा इंट्रा ओरल का होगा, एंड उसी में से आपका बीसीक्यू आता है। इससे ज्यादा लेवल पे वो लोग आपसे नहीं पूछेंगे। सही है? देन एक्स्ट्रा ओरल पे अगर जाते हैं, देन वी हैव इंटरमैक्सिलरी एनकरेज। इंटरमैक्सिलरी इज दोनों जॉज को इन्वॉल्व कर रहा है, इंट्रामैक्सिलरी एक ही जॉ में काम हो रहा है। ये याद रखना, इंटर और इंट्रा को मिक्स नहीं करना। सही है? देन सर्वाइकल एनकरेज, ऑक्सीपिटल एनकरेज, ये हम आपके बेसिकली जो है ऑक्सीपिट रीजन, क्रेनियल रीजन, सर्वाइकल रीजन से हम लोग बेसिकली लेते हैं। देन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस आई थिंक हमारे लिए होता है, या हम लोग जो बात करते हैं, ये स्पेस अवेलेबिलिटी पे, मिनिमम, मॉडरेट, मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट, ये इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैं ये डिफाइन करती हूँ आगे चल के। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है कुछ एनकरेज की, डिफरेंट तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन की भी है। ठीक है, ऑन द मैनर ऑफ फोर्स एप्लीकेशन में क्या क्या आता है? सिंपल,
एंकरेज, स्टेशनरी एंकरेज और रेसिप्रोकल एंकरेज। ठीक है, सिंपल एंकरेज क्या है? इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस टू, ये सिर्फ टिपिंग की को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, देन स्टेशनरी एंकरेज क्या है? वो बेसिकली रेजिस्ट करेगा बॉडीली मूवमेंट को। सही है। Then we have got reciprocal anchorage, two or more teeth moving in opposite direction. Resistance to each others is equal and opposite. जो कि मिडलाइन डायस्टेमा की एक इसकी एग्जांपल होती है। ये आ भी सकता है कि मिडलाइन डायस्टेमा में कौन सी एनकरेज होती है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, हमेशा हमेशा फाइनल ईयर में भी पढ़ा था। आप लोगों में से कितने लोगों को याद है? आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो, लेकिन बेसिकली इसकी एग्जांपल इज रेसिप्रोकल की सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल इज मिडलाइन डायस्टेमा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जॉ इन्वॉल्व, इंट्रामैक्सिलरी मींस एनकरेज एस्टैब्लिश्ड इन सेम जॉ। ठीक है, उसमें क्या क्या उसके मतलब एग्जांपल्स हो सकती है? दैट इज इंट्रामैक्सिलरी इलास्टिक्स और टीपीए। टीपीए इज ट्रांसपैलेटल आर्च। क्या होता है अभी इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। देन वी हैव गॉट इंटरमैक्सिलरी, दोनों जॉज इन्वॉल्व होते हैं उस एनकरेज में। एनकरेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ जॉज, दैट इज इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक्स। सही है। देन अकॉर्डिंग टू साइट्स, दैट इज इंट्राओरल। ठीक है, एग्जाम्पल इज टीपीए, ट्रांसपैलेटल आर्च। एक्स्ट्राओरल जो हमने बात की, सर्वाइकल, ऑक्सीपिटल, क्रेनियल, फेशियल एंड मस्क्यूलर। ठीक है, दैट इज ट्रांसपैलेटल आर्च। नजर आ रही है आप सबको? डॉक्टर सनाशा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, एक क्वेरी कंफर्म करना चाह रहा हूँ। आपने जो एंकरेज का बोला, जैसे एग्जांपल्स दी ट्रांसपैलेटल आर्च वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसपैलेटल आर्च अगर हमें जरूरत पड़ती है, हम लगाते हैं, तो ट्रांसपैलेटल आर्च एंकर यूनिट होगा और जो दांत जिसकी हम मूवमेंट करा रहे हैं वो मूव मतलब ट्रांसपैलेटल आर्च खुद मूव नहीं करेगा, पर वो दांत को मूव कराएगा। एग्जैक्टली, यही होता है ना एंकरेज? एग्जैक्टली जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, दिस इज ट्रांसपैलेटल आर्च, दिस इज द बेसिक ट्रांसपैलेटल आर्च। ठीक है, उसके बाद भी हैव गॉट लिंगुअल आर्च। ट्रांसपैलेटल आर्च का अगर आप लोअर में आपने वैसी लगानी है, दैट इज लिंगुअल आर्च। ठीक है, उसका लिंगुअल फॉर्म बेसिकली दैट इज लिंगुअल, मतलब लोअर में लिंगुअल आर्च। ठीक है, देन वी हैव गॉट लिप बम्पर्स, वी हैव गॉट हाइपुल हेड गियर्स, स्ट्रेट पुल हेड गियर्स, सर्वाइकल हेड गियर्स, फेस मास्क। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा। मैम मुझे पूछना था मैम, एंकर के लिए जो है, एंकर के लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली कौन सा टूथ यूज करते हैं, और उस मोस्ट कॉमनली टूथ के बाद के अलावा और कौन कौन सी टूथ? मैम इसका मैं जवाब दूं कि मतलब जो मल्टी रूटेड टूथ होंगे ना, तो मल्टी रूटेड टूथ होंगे तो उसमें एंकर यूनिट ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि मल्टी रूटेड टूथ है ना, तो उसमें ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा फोर्स होगी, कोई भी टूथ को मूव करा सकता है। क्योंकि एनकरेज मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें जो मल्टी रूटेड टूथ होती है उसमें ज्यादा मतलब जाए कि ना फोर्स ज्यादा जनरेट कर सकता है। अच्छा, और कोई इसका आंसर देना चाहता है आप लोगों में से? और कोई इसका आंसर देना चाहता है? आप बिल्कुल सही हो, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगी। आप में से और कोई इस बारे में कोई कमेंट करना चाहता है? क्वेश्चन से समझ नहीं आया नेटवर्क की वजह से। वो ये पूछ रही हैं, चले मैं उनका क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि यार क्या था क्वेश्चन? मैं खुद भूल गई। आप फिर से बेटा रिपीट करोगे अपना सवाल? जी जी, चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने सवाल पूछा। That was your question, right? मैम एक तो मैंने ये पूछा कि जो मोस्ट कॉमन, यस मैम, अपर और लोअर दोनों में जो मोस्ट कॉमन कौन सा टूथ है जो कि एंकर के लिए यूज किया जाता है? अब उस मोस्ट कॉमन टूथ के अलावा और कौन कौन से हो सकते? फॉर एग्जांपल मैम, टूथ की उससे एक्सट्रैक्शन होगी इस टूथ की, या कोई भी वजह से वो टूथ मिस हो गया, तो उसके अलावा भी हम कौन कौन से टूथ एज एंकर यूज कर सकते हैं? मैम ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि देयर इज no any particular tooth
जो कि आप एंकर के लिए यूज करते हो। एंकर यूनिट यूज करने का मकसद हमारा सिर्फ ये होता है, हम एक बात याद रखना, जैसे आपने मुझे नहीं पता, आप में से किसी लड़के ने अभी जो आंसर किया मल्टी रूटेड टूथ का, मल्टी रूटेड टूथ नहीं, बेसिकली मोलर्स को हम एनकरेज के लिए इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका पीडीएल एरिया ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी मीडियल डिस्टल विड्थ ज्यादा है। सही है, इस वजह से हम लोग उनको हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एंकर यूनिट बनाएं। बहुत दफा सिर्फ 6 में बनता है, कुछ केसेस जिसमें हमें ज्यादा एनकरेज की नीड होती है, हम मल्टीपल टीथ की रिट्रैक्शन चाह रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग 7 पे भी बैंड लगाते हैं। Have I answered your query? Yes, मैम। ओके मैम, यानी कि 6 और 7 जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली आप हाँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। कभी कभी हम लोग डिफरेंट तरीके से भी, हम लोग कन्वेंशनल वे से एनकरेज नहीं नहीं हम लोग यूज कर रहे होते हैं, हम कभी इम्प्लांट से कर रहे हैं, हम कभी एक्स्ट्रा ओरल एनकरेज भी यूज कर रहे हैं, बट यूजुअली एक्सट्रैक्शन केसेस में हम हमेशा टीपीए, मॉडिफाइड टीपीए और इन्हीं में मोलर्स में ही हम लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं। मैम अगर मोलर्स को ही हमें डिस्लाइज करवाना हो तो फिर एंटीयर एनकरेज करवाते। क्या बेटा आपने क्या बोला? मैम अगर मोलर्स की हम डिस्लाइज करवाते या मीजलाइजेशन या मोलर को मूव करवाते हैं तो फिर हम एनकरेज कहाँ से लेंगे? एंटीयर से लेंगे। एग्जैक्टली, देन हम लोग को ऐसा एनकरेज अप्लायंस यूज करना है जो कि आपको मिनिमम एनकरेज दे। ओके मैम। आगे मैंने नहीं शुरू में एक बात की थी, मिनिमम, मॉडरेट, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट एनकरेज। पीछे अगर क्लासिफिकेशन में चलते हैं, कैन यू सी इट? अब नजर आ रही है? हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन से अप्लायंस से सबसे मिनिमम एनकरेज मिलती है, ठीक है, कौन से अप्लायंस से मॉडरेट मिलती है, कौन से मैक्सिमम और कौन से एब्सोल्यूट। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है मैम। जी ठीक है। इम्प्लांट्स, सही है, अकॉर्डिंग टू द, जी सिद्धि की आपकी आवाज है। हाँ, तो हम लोग वही, मैंने इनको यही बताया ना कि देखें, आप लोग जितने टूथ को इनकॉर्पोरेट करेंगे मोलर्स में, ठीक है, मोलर में या जितने दांत को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं उतनी आपकी एनकरेज वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, उतने दांतों को आप मल्टीपल आप लोग मूव करा सकते हैं क्योंकि आपका एंकर यूनिट बहुत स्ट्रांग है। जी मैम, आपने ड्रग्स बताई थी जो ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट डिक्रीज कराती हैं, कोई आपने उस वक्त इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिखा था। मैं पूछना चाह रही थी कोई इंक्रीज वाली ड्रग्स हैं? मतलब ये तो सारी डिक्रीज करा रही हैं टूथ मूवमेंट को, जो इंक्रीज करा रही हूँ। बेटा विटामिन डी, रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का डायरेक्ट इंजेक्शन, दैट इज बेसिकली। अच्छा, ये मतलब ये इंक्रीज में हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगा कोई अलग से कुछ ड्रग्स होंगी। ठीक है, नहीं। मैम एक सवाल, जी सिंपल एंकरेज और स्टेशनरी एंकरेज जो आपने क्लासिफिकेशन में बताए थे, ठीक है, तो जैसे सिंपल एंकरेज में रेजिस्टेंस टू टिपिंग है, तो सिर्फ क्या ये रेजिस्टेंस टू टिपिंग है, लाइक वो क्राउन मूवमेंट और बॉडीली मूवमेंट हो सकती है उसमें नहीं होगी बेटा, सिंपल में नहीं होगी वो। एक मिनट में कहाँ गई, ये रही वो स्टेशनरी। अगर आपको बॉडीली मूवमेंट करानी है तो देन यू हैव टू गो फॉर द वो क्या नाम है, स्टेशनरी एंकरेज। सही है, ठीक है जी, चलना सही। ठीक है, देन वी हैव अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिंगल और प्राइमरी एनकरेज, एनकरेज इन्वॉल्विंग वन tooth basically, it's wrong. Then compound encourage involving 2 or more teeth, reinforced encourage, addition of non-dental encourage। non-dental encourage मना आप किसी स्केलेटल स्ट्रक्चर जैसे हाइपोल हेडगियर हो गया, आपका फेस मास्क हो गया, आपका इम्प्लांट्स हो गया, दैट इज बेसिकली नॉन डेंटल एनकरेज।
सही है। इम्प्लांट ये रहे, आप देख रहे हो इम्प्लांट से मतलब आप स्पेस ले रहे हो। देन वी हैव गॉट दिस इज सर्वाइकल एंड हेड गियर जो है, ये नॉन डेंटल एंकरेज आपका उसमें काउंट होगा, दैट कम्स इनटू द रीइंफोर्स्ड एंकरेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल। ठीक है, मिनिमम एंकरेज 2/3 स्पेस यूटिलाइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एंकर यूनिट। ठीक है, मिनिमम एंकरेज का आप में से अभी अभी किसी ने मुझसे जो सवाल किया था बेटा, उसका ये है, मतलब आपका एंटीरियर फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि एंटीरियर मूव ना करे, मोलर जो है वो आगे आए, जो तो 2/3 स्पेस जो होगी वो यूटिलाइज होगी, वो आपके एंकर यूनिट आगे आएगा, अगर आप मिनिमम एंकरेज दे रहे हो तो। सही है, कहाँ गया? ओके मैम। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट में हाफ हाफ होता है, 50-50%। ठीक है, half space is utilized by the movement of anchor unit and half space is utilized by the moving unit। ठीक है, मैक्सिमम एंकरेज में क्या होता है, 1/3 स्पेस यूटिलाइज बाय द मूवमेंट ऑफ, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा आपका एंकर यूनिट मूव होता है, लेकिन ज्यादातर जो आपका स्पेस क्लोजर मतलब मूवमेंट होती है आपके मूविंग यूनिट की होती है। एब्सोल्यूट एंकरेज में क्या होता है, एब्सोल्युटली नो मूवमेंट ऑफ एंकरेज, दैट इज विद इम्प्लांट। ये हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट और मैक्सिमम एंकरेज में फर्क है, प्लीज प्लीज इसको मिक्स मत करना, और किसी क्लासिफिकेशन को याद रखो नहीं रखो, ये जो है अकॉर्डिंग टू दैट इज विद इम्प्लांट्स। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल इम्प्लांट है, जो हमने अभी आपको मैंने पीछे टीपीए वगैरह दिखाया था। टीपीए बेसिकली कम्स इन मॉडरेट एंकरेज, उसमें भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, जैसे टीपीए नेंस है, वो एक मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड अप्लायंस होता है ऑफ टीपीए, वो मैक्सिमम एंकरेज में आता है। ठीक है, तो ये लेकिन आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ याद रखो इसमें कि मैक्सिमम एंकरेज और एब्सोल्यूट एंकरेज में फर्क है। ठीक है, उसमें फिर भी मैक्सिमम में 1/3 मूवमेंट होती है एंकर यूनिट की, जो एब्सोल्यूट एंकरेज है उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी एंकर यूनिट। डॉक्टर सना, एंड दैट इज ऑलवेज, जी आई एम जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। हाँ हाँ हाँ। सवाल ये है कि जैसे हम आपने बताया कि टीपीए वगैरह लगाते हैं और उससे फिर बेसिकली हम वो एक्ट करता है एज ए एंकरेज, और वो टीपीए जो हम लगाते हैं वो फर्स्ट परमानेंट मोलर में लगाते हैं और उसके थ्रू मतलब हमें मूवमेंट करानी होती है, तो उसमें हम एंकरेज बोलेंगे किसको, टीपीए खुद को बोलेंगे या मोलर, जैसा आप बोली ना कि मोलर एज अ यूज होता है एज एंकरेज, और उस पे ही कोई अप्लायंस लगेगी तब भी डिवाइस है ना, डिवाइस है ना, टीपीए इज अ डिवाइस, डिवाइस, पर एंकरेज बोलेंगे या मोलर को? बनाया है। अच्छा सही है, एंकर यूनिट तो हमारा मोलर्स है ना, हम एज अ मोलर को इसमें कंसीडर करेंगे, उसके टीपीए के थ्रू वो एंकर यूनिट एज एक्ट कर रहा है। जी जी ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर मैम मतलब टीपीए वो हेल्प करवा रहा है एज एनकरेज मोलर को, दोनों मिलकर मोलर एनकरेज का ही काम कर रहे हैं ना, फिर मोलर और टीपीए। एग्जैक्टली, टीपीए इज अ एनकरेज डिवाइस ना। हम चाह रहे हैं कि वो आपका जो मोलर है वो आगे की स्पेस में मूव ना करे, आपका एनकरेज लॉस ना हो, तो आप टीपीए दोगे ना, या कोई भी एनकरेज का अप्लायंस देंगे। टीपीए एज एनकरेज मतलब मोलर तो अब इसमें एनकरेज काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि मोलर तो खुद मूव कर रहा है ना बेटा। मोलर आपका मूव वो डिपेंड करता है ना कौन सी सिचुएशंस है जहां पे आपने मोलर की मूवमेंट करानी है, कौन सी सिचुएशंस ऐसी है जहां पे हमने नहीं करवानी। मैम बस ये बता दें कि टीपीए अब एनकरेज है, ठीक है, तो मोलर क्या है इसमें? बेटा टीपीए एनकरेज नहीं है, टीपीए इज अ डिवाइस। एडिशन में करूं? जी करें प्लीज। ट्रांसपैरेटल आर्च है ना, तो मैंने बालाजी में पढ़ा था कि जो ट्रांसपैरेटल आर्च यूज होती है ना, वो मोस्टली जब पैलेट नैरो हो जाए ना तब हम यूज करते हैं। तो ये जो एनकरेज यूनिट होगा उसमें मोलर होगा, जो पैलेट को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए हम ये टीपीए यूज कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है,
शायद मैं गलत भी हो सकता बेटा हूँ नहीं पर नहीं 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 डोंट गो ऑन टू दैट साइड। हमें सिर्फ ये आपको बताना है, यहाँ पे कहने का मकसद, टीपीए की एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ ये था कि टीपीए इज अ डिवाइस, एक अप्लायंस है, ठीक है, वो आपकी एनकरेज में आपकी हेल्प करेगा, उसमें एंकर यूनिट आर योर मोलर्स, फर्स्ट मोलर्स, दैट इज इट। डोंट गो इनटू द डिटेल या वो कंस्ट्रक्टेड आर्च में जाएगा, ये वो इसमें नहीं जाओ, ठीक है। मैम हम रिजर्वायर कह सकते हैं टीपीए को? सॉरी, हम रिजर्वायर कह सकते हैं, मतलब उसके थ्रू हम एंकरेज हासिल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, सही। उसके बाद there are two things which are very important if you are studying anchorage. One is anchorage loss and other is anchorage burn, ठीक है। the anchorage loss is आपकी गलती की वजह से आपने अप्लायंस सही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं था कि आपको कौन सी केस में एनकरेज देनी है, और आपका जो है अप्लायंस ने सही काम नहीं किया, वो अनइंटेंशनली आपके जो है ना एंकर यूनिट की मूवमेंट हो गई, दैट इज अनइंटेंशनल मूवमेंट ऑफ एंकर यूनिट, ठीक है। बट इफ यू वांट कि आपका जो एंकर यूनिट है उसकी इंटेंशनल, आपका इंटेंशन है कि आप खुद मूवमेंट कराना चाह रहे हो उस एंकर यूनिट की, दैट इज एनकरेज बर्न। रटना है, लेकिन इसको ये प्लीज रिपीट कर दें, ये प्लीज रिपीट कर दें। ठीक है बेटा, एनकरेज लॉस इज बेसिकली अनइंटेंशनल। फॉर एग्जांपल मैं कोई केस कर रही हूँ, ठीक है, मुझे उसमें आप ये समझें कि एब्सोल्यूट एनकरेज देनी थी इम्प्लांट से, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इम्प्लांट नहीं देना चाह रही, मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी मैक्सिमम एनकरेज वाले अप्लायंस से ही मैं उसको एनकरेज दे दूं और मसला नहीं होगा ना। लेकिन आगे चल के मुझे ये पता पड़ा कि यार मेरा तो एंकर मूवमेंट ही जो है ना वो उसकी चेंज हो गया, उसकी मूवमेंट हो गई है, तो दैट इज बेसिकली मेरा एनकरेज लॉस हुआ है, क्योंकि मेरा एंकर यूनिट अनइंटेंशनली मूव कर गया है, समझ आई? दैट इज एनकरेज लॉस। एनकरेज बर्न इज इंटेंशनल मूवमेंट। मैं चाह रही हूं कि यार बस मेरे, और अब मुझे एंटीरियर वाले दांत को मूव नहीं कराना, लेकिन फिर भी स्पेस है, तो मैं चाह रही हूँ कि यार मेरा एनकरेज बर्न हो ताकि मेरा पोस्टीरियर का जो मोलर है वो आगे आ जाए और हमारा रिलेशनशिप सही हो जाए, बीच में स्पेस क्लोज हो जाए। दैट इज बेसिकली इंटेंशनल मूवमेंट ना, मैं इंटेंशनली करा रही हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। अगर हम एंकरेज बर्न दें, मतलब उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल मिनिमम एंकरेज हो सकता है कि मतलब आप एंकरेज यूनिट को ही मूव करा रहे हैं, तो वो भी एंकरेज बर्न हो गया एक तरीके से। एंकरेज बर्न आप बिल्कुल एंड में करते हो बेटा। अगर आपने मिनिमम एनकरेज देनी है तो वो आप शुरू से ही फिर ऐसा अप्लायंस डालते हो। मैंने आपको क्या कहा, एनकरेज बर्न में हम क्या करें, कोई एक मैंने स्पेस क्लोज कर दी, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस रहती है पोस्टीरियर में, एग्जैक्टली, देन आई विल स्विच टू अनदर थिंग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पहले मेरा प्लान वही था, ठीक है। जी जी मैम। Then encourage value can be improved by, अब ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, by incorporating as many teeth as possible in an encourage unit। जाहिर सी बात है, जितने टीथ आप incorporate करोगे उतना PDL एरिया बढ़ेगा, उतना ही आपका एंकर यूनिट मजबूत होगा, सही है। Reduce the number of teeth in moving unit, ये भी सही है। Use of any encourage bands, ठीक है, ये there are certain bands which we use। Reduce the force applied to the optimal for producing required tooth movement। Reinforce intraoral anchorage with extraoral anchorage। क्या आप कोई हेड गियर, सर्वाइकल हेड गियर्स, फेस मास्क वगैरह कुछ ऐसी चीज? टीपीए इसका एग्जांपल हो सकता है ना मैम, जो अभी आपने पढ़ाया। बेटा reinforce intraoral with extraoral anchorage, जुमला पढ़ो। एक्स्ट्रा ओरल एनकरेज तो कह रहे हैं कि आप एनकरेज इंट्रा ओरली तो आपने टीपीए दे दिया, लेकिन और टीपीए देने के लिए आप लोग उसको एक्स्ट्रा ओरल एनकरेज भी डाल दो, ताकि और आपकी एनकरेज जो है प्रिजर्व रहे, ठीक है। यूज ऑफ पैलेटल और लिंगुअल आर्चेस, यूज ऑफ इंटर और इंट्रामैक्सिलरी इलास्टिक्स, यूज ऑफ लिप बम्पर और कॉर्टिकल एनकरेज, ठीक है। दीज आर द, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप लोग याद कर सकते हो। देन वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, and that is orthodontic appliances।
there are these are the orthodontic appliance. जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कॉर्टिकल एंकरेज को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। कॉर्टिकल एंकरेज बेसिकली जो हम लोग बोन से, कॉर्टिकल बोन होती है ना, बोन से हम लोग कोई एंकरेज, जैसे इम्प्लांट से ले रहे हैं हम इम्प्लांट, देखो अब मैं आपको फिर वही यहाँ पे आ गए, जो हम मिनी इम्प्लांट्स लगाते हैं पेशेंट को। हाँ मिनी इम्प्लांट्स लगाते हैं पेशेंट को। बिल्कुल एग्जैक्टली जी जी। इसमें देखो मोलर के ऊपर एक इम्प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली वी आर टेकिंग मतलब हेल्प फ्रॉम द इम्प्लांट, क्योंकि इम्प्लांट बोन के अंदर है, बोन तो मूव नहीं करेगी ना, एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। सही है? सही है, थैंक यू। ठीक है, हाँ। Then orthodontic appliances. The orthodontic appliances are divided into these categories, that is removable, fixed appliances, myofunctional appliances and orthopedic appliances. ठीक है, एक मिनट। Removable appliances, an appliance that can be removed by the patient during cleaning, by the patient or by the orthodontist for the purpose of activation. ठीक है, removable का सबको पता है कि आप खुद remove कर सकते हो। उसमें कौन कौन से components होते हैं? एक 3 components होते हैं, वो आपने याद रखने हैं, उसकी थोड़ी बहुत examples आपने याद रखनी है। ठीक है, retentive components होते हैं, active components होते हैं, base plate होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बताऊंगी। retentive components, एक नाम से ही लग रहा है ना कि retention देगा, अपनी जगह पे प्रॉपरली रिटेन करने के लिए आपको वो कंपोनेंट यूज होगा। ठीक है, एडम्स क्लास सबको याद है, मोलर पे बनाते थे, याद है? जी मैम। जी जी जी। दैट इज बेसिकली फॉर द रिटेंशन पर्पस ना। एडम्स तो कोई मूवमेंट नहीं करा रहा, मूवमेंट क्या कराता था? जो हम बनाते थे लेबियल बोज, कोई स्प्रिंग बना लिया, या वो चीजें बेसिकली आपकी जो मूवमेंट करा रही हैं, दैट इज एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, रिटेंटिव कंपोनेंट्स में एडम्स क्लैस्प होते हैं, सी क्लैस्प हैं, वी हैव गॉट फुल क्लैस्प, और ठीक है, उसके बाद एक्टिव कंपोनेंट्स जो एक्चुअल मूवमेंट करा रहे हैं, दैट इज लेबियल बोज हैं, आपकी स्प्रिंग्स हैं, एक्सपेंशन स्क्रूज हैं, इलास्टिक्स हैं। ठीक है, दैट इज द एक्टिव कंपोनेंट्स। एंड बेस प्लेट, ये जो आप देख रहे हो रेड और येलो, जो बेसिकली है, एक्चुअली वो उसका एक यूनिट बनाने के लिए, ज्वाइंट करने के काम आती है। ठीक है, इन दोनों यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ बेस प्लेट। ठीक है, then we have got fixed appliances. They are rigidly attached to teeth and cannot be removed by the patient himself. ठीक है, फिक्स्ड अप्लायंसेस में आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड बेसिकली जो कन्वेंशनल हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ उसमें ज्यादा आप लोगों ने ये याद रखना है कि कौन कौन सी इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उस टेक्निक्स में क्या होता है दैट इज नॉट, आप लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों ने याद रखना है, इनके नाम याद रख लो कि बैक वायर टेक्निक्स यूज होती हैं, एजवाइज होती हैं, ट्विन वायर होती हैं, रिबन आर्च है। ठीक है, और इनके बाकी जैसे वो होते हैं, क्या नाम है, ब्रैकेट्स हैं, और वो अगर चीजें थोड़ी सी पढ़नी है, बट आई डोंट थिंक सो इसमें से कोई आपका वो आएगा। अगर आप लोगों ने इनमें भी करने हैं तो थोड़ा आप लोगों के लेवल पे रिमूवेबल अप्लायंसेस आर इम्पोर्टेंट, उनमें से ये याद रखो कि रिटेंटिव में कौन से हैं, एक्टिव में कौन से हैं। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत एक्शन आपको पता होना चाहिए कि वो क्या करवाते हैं, लेबियल बोस क्या करवाती हैं, स्प्रिंग्स क्या कराते हैं, एक्सपेंशन स्क्रूज क्या कराते हैं। ठीक है, फिक्स्ड आप लोगों के लेवल से बहुत वो है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। बाकी अगर करना भी है तो बिल्कुल सुपरफिशियली करना। ठीक है, then we have got myofunctional appliances. A functional appliance harnesses the natural forces and transmit it to teeth and alveolar bone in the predetermined direction. ठीक है, basically what are myofunctional appliances? Myofunctional appliances जो आपकी natural masticatory forces हैं या आपकी muscular forces हैं, उनको यूटिलाइज करके क्या कराते हैं, टीथ और एल्वुलर बोन को की मूवमेंट या ग्रोथ कराते हैं बेसिकली। ठीक है,
These are the myofunctional appliances. Myofunctional appliances हमें हेल्प करेंगे, फिर से मैं आपको बताऊं, ताकि हम वो कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं मायोफंक्शनल अप्लायंसेस, जो कि नेचुरल फोर्सेस आपकी यूज करें और वो ट्रांसमिट करें आपके टीथ और एल्वेलर बोन पे, ताकि वो एक प्री अप्लायंसेस मसल्स की मूवमेंट के थ्रू हेल्प करवाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस आपकी मस्कुलर फोर्सेस हैं या कोई वैसे फोर्सेस आप यूज करके आप ट्रांसमिट करोगे टीथ और एल्वेलर बोन पे, ताकि वो प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन में उनकी ग्रोथ हो, ठीक है। तभी हम लोग ये ग्रोइंग पेशेंट्स में ज्यादा देते हैं बेसिकली। मैम मैस्कुलर फोर्सेस के अलावा नेचुरल फोर्सेस और कौन सी हो सकती हैं? यार बेसिकली हम लोग मस्कुलर फोर्सेस ही यूज करते हैं। मैस्टिकेटरी फोर्सेस भी हो सकती हैं कि वो डेविएट करे उस हिसाब से अपना मैंडिबल फॉरवर्ड करे, जैसे ट्विन ब्लॉक में होता है। अब ये आप लोग जो राइट साइड पे जो पिक्चर है, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट पे, दैट इज द पिक्चर ऑफ ट्विन ब्लॉक, ठीक है। उसमें यही है कि पेशेंट जब हम लोग ये चाह रहे होते हैं, ट्विन ब्लॉक बेसिकली हम देते हैं क्लास 2 में, ठीक है, जिसका मैंडिबल शॉर्ट है, क्लास 2 बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ मैंडिबल। इसमें क्या होता है, पेशेंट जब च्यू करता है ना, तो मैस्टिकेटरी ये बिकॉज उसके पोस्टीरियर बाइट प्लेन ऐसे कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं कि मैंडिबल वो थोड़ा एज टू एज करके, देखो आप ये आपको नजर आ रहा होगा, एज टू एज करके बंद कर रहा है। तो वो मस्कुलर और मैस्टिकेटरी फोर्सेस उसकी ऐसे लग रही है कि वो थोड़ा आगे करके ही बंद करेगा। दैट इज बेसिकली दैट वुड हेल्प हिम, ताकि वो नेचुरल फोर्सेस ट्रांसमिट हो और वो उसका मैंडिबल की ग्रोथ में उसकी हेल्प करे। You don't have to go into the mechanism of that, ठीक है। You just have to memorize के इसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या क्या अप्लायंसेस आते हैं। जैसे ये इसकी 3 क्लासेस हैं, we have got passive tooth bone, active tooth bone and tissue bone। tissue bone सबको पता है कि फ्रैंकल्स होते हैं, शुरू से पढ़ाया जाता है, फ्रैंकल एक ही टिश्यू बॉन है, ये है वो है, ठीक है। और कुछ नहीं इनमें से याद करना, तो फ्रैंकल की सिर्फ ये याद कर लो कि जो उस फ्रैंकल की 6 क्लासेस हैं, वो भी अगर याद करनी है तो करो। उसमें के कौन सी क्लास 1 में क्लास मैलक्लूजन, क्लास 1 मैलक्लूजन है तो फ्रैंकल 1 देंगे, क्लास 2 है तो फ्रैंकल 2 देंगे, क्लास मैलक्लूजन क्लास 3 की है तो फ्रैंकल 3 देंगे, क्लास 4 है जो फ्रैंकल क्लास 4 है, उसकी जो टाइप 4 है वो आप ओपन बाइट के केसेस में देते हो, क्लास 5 है आप डीप बाइट के केसेस में देते हो। तो यू शुड बी नोइंग द एग्जाम्पल ऑफ दीज थिंग्स। बहुत माइनर सी चीजें, बाकी आपको ये याद करना है कि पैसिव टूथ बॉन में कौन से अप्लायंसेस आते हैं, एक्टिव टूथ बॉन में कौन से अप्लायंसेस आते हैं। सही है। फ्रैंकल की जो 6 क्लासेस का आपने बताया वो बताएं, दोबारा रिपीट करना, सॉरी। वो बेसिकली रानी में आई गेस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रानी और बालाजी शायद दोनों में हूँ, लेकिन आई गेस रानी में तो है। बालाजी क्लास में है, बालाजी में है, बालाजी में है। अच्छा, तो बेसिकली फ्रैंकल 1 क्लास 1 मैलक्लूजन में यूज होता है, फ्रैंकल 2 क्लास 2 में यूज होता है, फ्रैंकल 3 क्लास 3 में होता है। ये तो इतना तो रट्टा वाली बात है, 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 4 इज ओपन बाइट, 5 इज डीप बाइट, और 6 का देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें आपका 6 का यूज होता है। आई डोंट रिमेम्बर दैट। मैम ठीक है जी। मैम कल आपने बोला था कि बालाजी और रानी दोनों ही पढ़नी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्लीज एक ही बुक बता दें, या तो बालाजी या तो रानी, तो यार आई दोनों कैन में नॉट, से एक देखो कौन सा पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है दोनों बुक्स पढ़ने में। तो बेटा ये मैं स्लाइड्स आपको, भी आप होते लोगों हैं। का पता है ये सेशन और ये कोर्स कराने का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको ये बताएं कि भले आप मल्टीपल बुक्स पढ़ो लेकिन उसमें से स्मार्ट स्टडी करो। जब मैंने शुरू में ही अपना सेशन कल भी शुरू किया था, कल भी मैंने यही कहा था, प्लीज 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 डोंट वेस्ट योर टाइम इन अप्रोप्रिएट स्टफ। हम लोग यही करते हैं, मैंने खुद ये चीज की है, इसलिए मैं नहीं चाहती आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो। यू हैव टू स्टडी। जो आपको अपना पूरा क्लिनिकल है ये पिछले 1-2 महीने में आपको खत्म करना है, एंड दैट इज नॉट मच टाइम। आप लोग सब कोई ना कोई प्रोफेशनल होंगे, कोई हाउस जॉब कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेड लेवल पे काम कर रहा है, अगर कोई जीपी है आप में से तो वो क्लिनिक्स कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 24 आवर्स बैठ के पढ़े ना। एग्जैक्टली तो फिर मैम स्मार्ट स्टडी के लिए तो ये स्लाइड्स ही नजर आ रही हैं हमें। अगर बुक्स खोलेंगे तो नहीं, पढ़ने तो ये पड़ेंगे ना देखो दोनों। आप स्लाइड्स पढ़ो,
उसमें जिन टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया हुआ है उनको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ो। देखो, वी आर नॉट टू टीच यू एनी सब्जेक्ट। कोई भी फैसिलिटेटर 2-3 या इवन 10 लेक्चर में भी कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं कर सकता। वी कैन ओनली गाइड यू, यू हैव टू टीच योर सेल्फ, यू हैव टू। हम लोग यहाँ पे हैं कि हम आपको गाइड करें कि आप लोगों को स्मार्टली कैसे पढ़ना है। This is what I can say, this is what I would say. I am not a person जो आपको बोले नहीं आप लोग अगर 10 घंटे नहीं पढ़ते तो आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। You have my own example. I used to study for हेलो डॉक्टर 3 hours. जी जी सना, ये जो अप्लायंसेस है मॉडरेट जो न्यू मतलब जो आए हैं तो उसमें अगर कोई ऑप्शन आए तो क्या? सॉरी, में आने जो एडवांस, व्हिच वन इज एडवांस मतलब आना और अप्लायंसेस, न्यू अप्लायंसेस के बारे में पूछे हैं। देखो, मॉडरेट एनकरेज, आप मॉडरेट एनकरेज का पूछ रहे हो मुझसे? नहीं, मतलब मैं नए अप्लायंसेस के बारे में पूछ रही हूँ। बेटा अप्लायंसेस तो बहुत सारे, रिमूवेबल, फिक्स्ड है, एनकरेज अप्लायंसेस है। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू व्हाट आर यू आस्किंग बेसिकली। आई गॉट योर पॉइंट कि एडवांस अप्लायंस आप पूछ रहे हो, आप मॉडरेट एनकरेज के अप्लायंसेस को पूछ रहे हो? मतलब नहीं, मॉडरेट का मतलब है जो आजकल मॉडरेट जनरेट, मतलब जैसे ही आजकल जो चीजें चल रही है ना उसके अच्छा, ओके, हाँ, देन इम्प्लांट्स आर द बेस्ट अप्लायंसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आपको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो उसकी एनकरेज वैल्यू, आपको जितनी मूवमेंट करानी है, आपको मल्टीपल टूथ मूवमेंट भी अगर करानी है ना, जैसे किसी पेशेंट में आपको इंट्रूजन भी करानी है, बॉडी रिमूव भी कराना है, ग्रोथ भी करानी है, मतलब ओवरऑल पर्टिकुलरली बहुत सारी मूवमेंट एक साथ हो रही है इम्प्लांट से। और बेसिकली पहले की तरह इम्प्लांट, नॉर्मल इम्प्लांट की बात कर रही है, मिनी इम्प्लांट की बात कर रही है? यार हमारे पास तो मिनी इम्प्लांट बनेंगे ना कि ऑर्थो में? नहीं, वैसे हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वी हैव गॉट सर्टेन स्क्रूज, ज़ाइगोमैटिक स्क्रूज, डिस्क वगैरह, लेकिन हम मिनी इम्प्लांट ज्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा अग्रेसिव सर्जरी से भी। मैम एक क्वेश्चन है कि मैम जो आप जो टॉपिक पढ़ा रही हैं हमें, तो वो जो आपने पहले भी लेक्चर लिए, जो अभी ले रही हैं, तो इन्हीं टॉपिक को हम बुक से पढ़ें जस्ट जो आप पढ़ा रही हैं टॉपिक, तो वो जस्ट वो इतने काफी है ना, जो मतलब डिटेल में अगर पढ़ें जितना मैं आपको बताऊं, जितना मैं कोशिश कर सकती थी, अगर आप लोगों ने कल भी जाके अपनी बुक खोली हो, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक ऑफ द बुक। आप बालाजी उठाएं, पहले मैंने जैसे आप उसमें टॉपिक पढ़ा रही हैं, हाँ तो यही टॉपिक हम उसका जो वैसे ही पढ़ो। हाँ, तो उसके अलावा दूसरे चैप्टर तो नहीं पढ़े ना, मतलब तो जो ये बायोलॉजी। जी बेटा बोले। और कोई चैप्टर्स नहीं पढ़े ना, जैसे मतलब बायोलॉजी ऑफ ट्रूथ मूवमेंट थी, मतलब जो है इतना, मतलब वो मतलब से इतना डिटेल में तो नहीं जाए ना, मतलब इतना जो देखो, टॉपिक आप पढ़ा किसी रही भी हैं वही चीज बुक की से पढ़े ना। देखो, स्मार्ट स्टडी का मकसद ही ये होता है कि यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल। आप लोग आपको तभी की कहा जाता है ना, मैं तो हमेशा सबसे पहले यही बात कहती हूँ कि भाई कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, अकलमंदी, व्हाट इज स्मार्ट स्टडी, सबसे अकलमंदी बात की बात पता है क्या होती है? उस सब्जेक्ट के बीसीक्यूज उठाओ, देखो कि कैसे बीसीक्यूज आ रहे हैं, ओनली देन यू वुड बी एबल टू नो कि यार अच्छा इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है, और मैं तो वो अपना पूरा उसका मैकेनिज्म बैठ के पढ़ रहा था। That is a smart study. Just go through the BCQ, see what they have asked. Mostly कौन से BCQs आ रहे हैं. Understand the psyche of the examiner. समझ गए मैम। तो फिर कोई टॉपिक हमें रानी से कवर करना होगा, कोई बालाजी से, इस तरह?
जिसमें जो अच्छा लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप हमें बताती जा रही हैं। देखो कुछ बुक्स लोग दोनों, हैं, मतलब बुक्स दोनों होने चाहिए, हमें फॉलो दोनों ही करने हैं। फॉलो आप दोनों ही करो। इवन देखो, मैं आई एम नॉट अ पर्सन जो मैं बोलूं कि आप ऑक्सफोर्ड करो, रानी करो, बालाजी करो, या तीनों करो, या प्रॉफिट करो, ये करो वो करो, बट वॉट एवर सूट्स यू, वॉट एवर सूट्स यू, ट्रस्ट मी। मैं ऐसे भी मैंने लोग देखे जिनका इतना क्लासिक रट्टा होता है, उन्होंने इतने BCQ सॉल्व किए थे डिफरेंट उसके, कि वो लक भी मैटर करती है कि वो उनका जो था क्या नाम है उसका, उनका क्लियर हो गया विदाउट डूइंग एनी बुक। ठीक है, बेसिकली पहले आप अपने जी जी आप बोले, सॉरी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप लोग BCQs करते हो ना, कभी भी कोई बंदा BCQs करता है, मैं कोई भी टॉपिक उठाने से पहले, वो भले पार्ट 1 के लिए हो, आई क्लियर्ड माई पार्ट 1 इन माई फर्स्ट गो, एंड पार्ट 1 इज एंटायरली BCQs। ठीक है, उसको क्लियर करने की, मैं अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे, मेरा ये मानना है, आपको कोई चीज पढ़नी है ना, हमें नहीं पता होता, आप बोलेंगे कि डॉक्टर सना मुझे तो नहीं पता ना एग्जामिनर क्या सवाल देगा, देन यू हैव मल्टीपल बुक्स यार, मल्टीपल MCQs बुक्स हैं, आप उनको पढ़ो, देखो उनमें क्या पूछा गया है, उसी चीज के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। मैम ये पूछना चाही थी मैं कि मैंने कल का लेक्चर आपका मिस किया था, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी अभी, इसलिए मैं जनरली पूछना चाह रही थी कि ऑर्थो की BCQs की हमें कोई सेपरेट बुक फॉलो करनी है, या जो हमें शुरू में बताई गई थी डेंटोजिस्ट वगैरह उसी में सारा कवर हो जाएगा? यार मैं बताऊं, वी हैव गॉट मल्टीपल बुक्स फॉर, मतलब आपके BCQs के लिए भी वी हैव गॉट, आई गेस विजय प्रताप है, डेंटोजिस्ट है, डेंटल पल्स अलग है, डेंटल प्लस अलग है, अब और इवन NBT की भी MCQ बुक है। ठीक है, करने को यार आप 1000 बुक्स कर सकते हो, बट व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आई वुड जस्ट से कि जस्ट गो फॉर पास पेपर्स ऑफ फाइनल ईयर, SPSC, do complete your dentogist with explanation। ठीक है, आपके मतलब बहुत अच्छे डेंटोजिस्ट विद एक्सप्लेनेशन, पास्ट पेपर्स हमारे पास अराउंड 3 मतलब 3 पास्ट पेपर्स हैं वो हो गए, और बाकी फाइनल ईयर्स के अब हमें कहीं से मिले तो वो निकालने पड़ेंगे, बस अगर ये 3 चीजें हैं। एग्जैक्टली देखो, समवॉट आप जब ये सारी चीजें पढ़ोगे ना, तो आपका खुद एक, जैसे कहते हैं ना, मल्टीपल चीजें इंसान पढ़ता है तो एक चेन बनती है, आपको खुद समझ आएगा, अच्छा हाँ ये तो मैंने उसमें भी पढ़ा था, ये यार हर बुक में एक ही बात लिखी हुई होती है समवॉट, ठीक है, घुमा फिरा के एक ही बात है, सो इट्स मोर अबाउट कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन दोस थिंग्स। ओके मैम, बस लास्ट बात बता दें हमें कुछ लास्ट दूसरे कॉलेजेस के पेपर्स मतलब हमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या आपके पास हो, क्योंकि मेरे पास तो कोई और कॉलेजेस के या इवन अपने कॉलेज के भी पेपर्स मुझे याद भी नहीं कि क्या क्वेश्चन थे। आप कहाँ के ग्रेजुएट हो बेटा? सऊदीन यूनिवर्सिटी। अच्छा सही है। नहीं, आई थिंक लम्स के पेपर्स विल ट्राई, हम लोग देखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट के पास हो, आई गेस शायद मेरे पास भी पड़े हो, अगर मेरे पास होते हैं तो आई विल ट्राई टू शेयर दोस। और फिर मेरे पास अभी कुछ सामान होता है तो मैं भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, बिकॉज आई हैव सम स्टफ जो कि कमीशन में मैंने पढ़ा था। अच्छा डॉक्टर सना, डॉक्टर सना, अभी किसी ने किसी ग्रुप पे पूछा था कि जो डेंटोजिस्ट है वो 2 ऑथर्स की है, भाटिया और दूसरे कोई आनंद है, तो ये मुझे थोड़ा बताएंगे क्योंकि हमारे पास तो भाटिया है। आई हैव नो आइडिया, मैंने भाटिया ही पढ़ी थी। भाटिया पुरानी वाली है ना? आई गेस पुरानी है, मुझे आइडिया नहीं है, बट वो आया था तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। यार मुझे ना डिफरेंस पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है। जी मैम इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर सना, एक मिनट, सॉरी जो भी हैं, जो यही सवाल मुझे भी आपसे पूछना था, क्योंकि लास्ट टाइम आपने दिया था, मैंने डेंटोजिस्ट पढ़ी है, तो उसमें से तो जो भी लास्ट पेपर आया था 2018 का, वो उसमें तो उसके सवाल हैं, तो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा था कि आपने डेंटल जरूर पढ़ी होगी 6th एडिशन, और उस जमाने में शायद 6th एडिशन ही चल रही थी येलो कलर की, तो आपके मुताबिक उसमें क्वेश्चंस थे या नहीं थे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। थे, बिल्कुल थे, तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि डेंटोजिस्ट तो पढ़ो और उसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन। डेंटोजिस्ट इज अ वेरी नाइस बुक यार। अगर मतलब मैं आप दोनों पढ़नी चाहिए? कौन सी दोनों? मतलब 6th एडिशन भी पढ़नी चाहिए और 2 एडिशंस अभी आई है जो आप लोग, आई वुड सजेस्ट यू कि डेंटल पल्स करो। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे आपको,
बट मैंने नहीं पढ़ी थी। मेरे पास आके डेंटल पल्स भी थी, मेरे पास डेंटल प्लस भी थी, मेरे पास विजय प्रताप भी थी। विजय प्रताप मेरी थोड़ी बहुत की हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो फोकस था ना, यार आप लोग तो बहुत लकी हो, आप लोग अभी करंटली मेरे ख्याल से आप सभी प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे होगे, प्राइवेट ना भी करो पोस्ट ग्रेड कर रहे होगे, एचओ हाउस ऑफ एग्जैक्टली। तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि यू डोंट नो एनीथिंग, आप लोग का रिसेंटली फाइनल ईयर क्लियर हुआ हुआ है। मैम एक चीज यू जस्ट नीड अ बूस्ट। जी एसपीएससी के हमारे पास तीन पेपर्स हैं, इसके अलावा कुछ और मिल सकते हैं हमारे पास जो ग्रुप पे शेयर हुए थे 14, 17 और 18 के थे? यार मैं प्रीवियस कुछ ग्रुप्स में हूँ, उनमें आई डोंट नो एक्चुअली वो फिर म्यूट कर देता है इंसान। मैम एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज जल्दी से लेक्चर फिनिश कर दें, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो प्लीज एंड में कर दें, बिकॉज फिर आगे फैमिली को देखना है। हाँ 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 यार, ये लास्ट स्लाइड है ऑर्थोपीडिक की, ठीक है मैं लेक्चर फिनिश कर दूं ताकि फिर जिसको लेफ्ट करना है तो वो लेफ्ट कर दे, बाकी आप में से किसी के भी सवाल हैं तो वील कंटिन्यू विद द मीटिंग। सही है, दो चार जो भी सवाल है फिर आप, ठीक है। In the last we have got orthopedic appliances, the appliances which transmit heavy forces and brings out the movement of bones known as orthopedic appliances. Orthopedic appliances की जो फोर्स होती है वो मायोफंक्शन से थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी एमसीक्यूज में कि हैवी फोर्सेस जो आप यूज करते हैं बोन की मूवमेंट के लिए, तो वो कौन से होंगे, दैट आर द ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस। एंड वी हैव गॉट कौन सा ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस है, वी हैव गॉट हेड गियर, वी हैव गॉट फेस बो, वी हैव गॉट चिन कप। अगर थोड़ा बहुत इसका बारे में बताऊं तो हेड गियर भी वील बी गिविंग इन क्लास 2, यस। फेसबो हम लोग क्योंकि हम लोग जो है या है क्लास 2। देन वी हैव गॉट फेसबो हम मैक्सिला की ग्रोथ के लिए हम लोग करवाते के लिए यूज करवाते हैं पेशेंट को। चिन कप हम क्लास 3 मैलोक्लूजन के लिए यूज करवाते हैं, ठीक है। जो चिन की मूवमेंट बेसिकली अगर मैंडिबल प्रोग्नेथिज्म है उसके लिए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, ये बीसीक्यू भी आ सकता है आप लोगों का, चिन कप इज नॉट अ वेरी गुड अप्लायंस, मतलब उसका इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना आपका हेड गियर और फेसबो। इनमें सबसे ज्यादा हेड गियर जो है ना वो इफेक्टिव होता है। जो रिवर्स हेड गियर होता है वो, रिवर्स हेड गियर इज फेस मास्क बेसिकली, ओके ठीक है। तो फेस मास्क भी इसी में काउंट होगा ना, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स हेड गियर इज फेस मास्क बेसिकली, ठीक है। आप में से जिनको लीव करना है आप लोग लीव कर सकते हैं। मैम चिन कप आपने क्या बताया? यार क्लास 3 में जिसमें मैंडिबल प्रोग्नेथिज्म है उसकी फर्दर ग्रोथ को वो रोकेगा। हेड गियर और फेसबो के लिए आप क्या बता रही थी? फेसबो आपका तब आप यूज करते हो जैसे आपका फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल दूं, क्लेफ्ट लिप और पैलेट का पेशेंट होता है, उसमें मैक्सिला शॉर्ट होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो होगा ना, ठीक है ना। तो उसमें आप यूज कर सकते हो 7 to 10 ईयर्स की एज में, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आपके मैक्सिला की ग्रोथ करवाता है वो प्रॉपर, ठीक है। तो फेसबो बेसिकली इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मैक्सिला। Headgear is used to stop the growth of maxilla. And कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि थोड़ी बहुत इनडायरेक्टली वो आपकी मैंडिबुलर ग्रोथ फॉरवर्ड करवाता है, बट वी डोंट हैव दैट मच। बेसिकली अगर पूछा जाए तो वो थोड़ा हेडगियर आपके मैक्सिला की ग्रोथ स्टॉप कराता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम ऑर्थो में से कितने सवाल आएंगे पेपर में? यार अगर 50 होते हैं तो उसमें से 3-4 ऑर्थो के होते हैं, अगर 100 होते हैं तो 6-7 होते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, मैम क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करना था मैम। मैंने अपने अच्छा आप एक मिनट बेटा, आप में से जिसको लीव करना है वो प्लीज लीव कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको सवाल करना है वो प्लीज मीटिंग में रहें, ठीक है। एंड वील मीट टुमारो इंशाल्लाह होपफुली एट डे टाइम, बिकॉज एंड दैट वुड बी माय लास्ट लेक्चर फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग। हम लोग ट्रीटमेंट प्लानिंग डिस्कस करेंगे मल्टीपल कंडीशंस की, एंड दैट वुड बी माय लास्ट लेक्चर।
और या अब आप में से कितने जिसको घंटे सवाल का होगा वो लेक्चर वो मैम? यार घंटे का ही होगा, पर हमारा घंटे का हो नहीं पाता, वो डिपेंड, वो 2 घंटे हो जाता है मैम बस फिर और तो पूरी फिर और तो पूरी फिर और तो डॉक्टर सना मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी बेटा पूछे। मैम चले आप पूछ नहीं आप कर ले, मैं फिर बाद में पूछ लूँ। मैम एक चीज डिस्कस करनी थी मैम। मेरी जो तैयारी है ना वो मतलब इस तरह रखी हुई मैंने कि डेंटिस्ट्री प्लस आपने बुक का नाम लिया था ना, तो वो उसमें जो नोट्स लिखे हुए हैं, थ्योरी लिखी हुई है, तो थ्योरी में वहां से कर रहा हूँ और डेंटोलॉजिस्ट की फिलहाल जो है ना बीसीक्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा ना तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है, तो मैं फिलहाल कोई टेक्स्ट बुक खोल नहीं रहा, क्योंकि मैं उसमें जो डेंटिस्ट्री प्लस में जो थ्योरी लिखी हुई है ना वो काफी पॉइंट टू पॉइंट और मेन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो आपसे ये मतलब सजेशन चाहिए थी कि ये सही पैटर्न रखा हुआ है मैंने या मतलब इसमें कुछ फ्लॉज है। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नॉट रेड डेंटिस्ट्री प्लस या पल्स वॉट एवर जो है, तो आई कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, ठीक है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग टेक्स्ट बुक ना करो। देखो टेक्स्ट बुक बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लेरिफाई हो। कुछ लोगों का, मैं आपको वही बात कर रही थी ना कि कुछ लोगों का वाकई रट्टा बहुत अच्छा होता है एंड दे आर वेरी गुड विद बीसीक्यूज, वो थ्योरी ना भी पढ़े ना तब भी वो क्लियर हो जाते हैं। एंड मतलब तो वो डिपेंड करता है आपका स्टडी पैटर्न कैसा है, सही है। अगर आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, अगर आप वो कर रहे हो तो आप उसके साथ ऑक्सफोर्ड भी ऐड कर सकते हो। यू हैव टाइम यार, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है। जस्ट मैनेज योर टाइम और टेंशन नहीं लो। एग्जैक्टली पता है, मैनेज करो, डिस्कस करो लोगों से कि आप मुझे बताएं कि क्या है, कैसे सही है। उन लोगों ने जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने इस चीज से, इस स्टेप से गुजरे हैं, ठीक है। मैं अपनी पोस्ट ग्रेड ट्रेनिंग कर रही थी तब मैंने ये चीज क्लियर की थी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है उस टाइम पे आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं। पोस्ट ग्रेड ट्रेनिंग तो एचओज हाउस जॉब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। जी मैं मेरा तो मार्च में एक का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है एमजीएस का ना, तो उसकी भी पढ़ाई करनी होती है और तभी मैं उसमें कमीशन के लिए टेक्स्ट बुक नहीं खोल पा रहा, मैं थोड़ा इसमें से बीसी कुछ मतलब ना कम वो थोड़े पक्के कर रहा हूँ। कोशिश करो, देखो फिर मैं बोलूंगी आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करो। अगर सिलेक्टिव ही करते हो लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक करो, क्योंकि यू नेवर नो ना, वी डोंट नो, तो मैम हम जो सिर्फ आप जो आपको टॉपिक गाइड कर पढ़ा रही है सकते ना, हैं। हाँ हाँ, जो इस ग्रुप में अगर टॉपिक देखो पढ़ाए जा आप रहे में हैं तो से, वो अगर मैं टेक्स्ट आप बुक में से से पढ़ किसी ने सकता हूँ। कल, आप में से कल किसी ने बालाजी या रानी खोली है, थोड़ा देखा है कि डॉक्टर सना ने कौन से टॉपिक्स पढ़ाए? अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा हो तो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट, जिन सेक्शंस की मैं बात करी थी उनमें ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर की हैं। द एक्चुअल रीजन इन सारी चीजों को 3 लेक्चर्स में करने का मकसद यही है कि देखो वही मैंने बात की कि वी कैन नॉट टीच यू एनी सब्जेक्ट इन few numbers of lectures। ये हमारी सारी नॉलेज जो हमने गेन की है आफ्टर स्टडिंग फॉर 4 years in my residency program, so it is impossible to teach you everything in 3-4 hours or maximum 6 hours if we have got like 3 lectures है 2 घंटे के। So we can teach you the basic things, we can teach you the important things, rest you have to do everything on your own। We can guide you, we can push you, but you need to know, okay, you need to understand कि what we are trying to tell you here। जी बेटा आप पूछ रहे थे कुछ? मैम मैं पूछना चाह रही थी कि अप्लायंस से रिलेटेड, मतलब आपने सबके नाम वगैरह बता दिए, थोड़ा थोड़ा फंक्शन बता दिया इनका, इससे ज्यादा डिटेल में मतलब मैं, क्योंकि मेरे अप्लायंसेस थोड़े वीक हैं, तो मैं पूछना चाह रही थी मतलब मैं इसको किस तरीके से फॉलो करूं। फिक्स्ड अप्लायंसेस तो मुझे इतने ज्यादा आते ही नहीं है, मतलब टेक्निक्स वगैरह के नाम वगैरह तो किए थे फाइनल ईयर के टाइम पे, लेकिन इतना ज्यादा उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कितनी डेप्थ में जाऊं अप्लायंसेस से रिलेटेड? देखो फिक्स्ड अप्लायंसेस पे तो ना जाओ डिटेल में, ठीक है। मायो फंक्शनल और जो ये ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस हैं इनका थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। बाकी रिमूवेबल जितना मुझे लगता है, जितना इस स्लाइड में लिखा हुआ है ना, इससे ज्यादा रिमूवेबल में नहीं आता।
अच्छा बस ये इतना सही। हाँ, क्योंकि रिमूवेबल में है क्या यार, आप ब्रानी उठा के खोलो 10 पेजों का रिमूवेबल लिखा हुआ है जिसमें पता नहीं कौन कौन से एडम्स क्लास की ये मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन है तो इवेंचुअली एडम्स क्लास। चाहती कि इतना ज्यादा डिटेल में भी रिमूवेबल है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको भी कितना जाऊं मैं उसमें। देखो यार रिकॉर्डिंग हुई है आज वाले लेक्चर की यार, रिकॉर्डिंग का मसला ये है, रिकॉर्डिंग होती है उसमें आवाज नहीं आती। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। आप में से किसी ने रिकॉर्ड किया हो? ऑपरेटिव वाली कैसे हुई थी? मुझे नहीं पता ऑपरेटिव वाली कैसे हुई थी? ये डॉक्टर शुजाब इसका आंसर ऑपरेटिव वाली ऐसे मैं बताऊं जी, ऐसे हुआ था। ऑपरेटिव में दूसरे मोबाइल हमने साइड पे रखी थी, ऐसे हुआ था। अभी डॉक्टर सना के पास मुझे क्वेश्चन पूछना है जी तो जी। I've been waiting for a very long time. अगर कोई मुझे प्लीज एक क्वेश्चन पूछने दे दे। जी 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 बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने जो इनकरेज पढ़ाया ना, तो मुझे उसमें सवाल पूछना है। जैसे फॉर सपोज हम एक टूथ यूज करते हैं फॉर इनकरेज, ठीक है, मोलर हमने यूज किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम इलास्टिक्स लगाते हैं पेशेंट में, कैनाइन टू मोलर लगा रहे हैं, ठीक है, कि जो कैनाइन है पीछे की तरफ मूव हो जाए, तो इसमें हमने मोलर को एज इनकरेज यूज किया है। Am I right? जी जी बिल्कुल जी, ठीक है। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन, जो आपने मिनिमल, मॉडरेट और ये जब पढ़ाई है इनकरेज की टाइप्स, मिनिमल इनकरेज जो आप बोल रहे कि टूथ जो है वो 1/3 तक मूव होगा, वो टूथ मूव होगा जिसको मूव करवाना चाह रहे हैं, या वो टूथ जिसको हमने एज ए इनकरेज यूज किया है? मिनिमम एनकरेज में ज्यादा मूवमेंट हमेशा आपके एंकर यूनिट की होगी, 2/3 मूवमेंट होगी आपकी, क्योंकि एनकरेज बेसिकली एनकरेज यूनिट की बात हो रही है। एनकरेज की मूवमेंट हो रही है ना, मतलब एग्जैक्टली करेगा, तभी तो वो यूज करती हूँ, तभी मिनिमम एनकरेज है ना, क्योंकि वो एनकरेज पूरी प्रॉपर प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। 2/3 आपका एंकर यूनिट मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स मिनिमम। एग्जांपल्स दे दे मिनिमम की कौन सी है? जैसे आपने टीपीए मॉडरेट बोला, नैंस आपने मैक्सिमम बोला, वो भी साथ यार मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग कोई वो नहीं देते हैं ना, मतलब टीपीए वगैरह हम लोग कोई भी चीज नहीं देते, तो बेसिकली वो मोलर इतना ऑलरेडी मूव कर जाता है 2/3, ठीक है। तो इस वजह से मिनिमम एनकरेज की सूरतों में हम लोग बेसिकली कुछ ऐसे टीपीए वगैरह कोई भी चीज नहीं देते। मॉडरेट में हम लोग टीपीएस देते हैं, मैक्सिमम एनकरेज में हम लोग मॉडिफिकेशन देते हैं टीपीए नैंस की, ठीक है, वो अप्लायंस है, देन हाँ वो अप्लायंस ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट, अच्छा अगर आपने बिल्कुल सबसे बेहतरीन तो यही है कि आप इम्प्लांट दे दो अपने हिसाब से, मिनिमम, मॉडरेट, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट जो एनकरेज रखती है वो फिर आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग एब्सोल्यूट में ऑल्टर कर सकते हो, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, ठीक है। जी जी जी। अगर हमने एक पेशेंट है, वेंट फॉर एन एक्सट्रैक्शन, उसके बाद उसने इम्प्लांट लगवा लिया है सेकंड प्रीमोलर में, ठीक है, सेकंड प्रीमोलर उसका इम्प्लांट लगा हुआ है, मैं बता रही हूँ, उसमें क्राउन उसने उड़कर चढ़ा लिया है, सब हो गया, नाउ ही कम्स टू एन ऑर्थोडोंटिक्स, उसके पास आया है एंड वांट एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब हम उस जो प्री मोलर है जिसमें इम्प्लांट वाला प्री मोलर, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एनकरेज? आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्योंकि वो अब लेकिन डिपेंड करता है। देखो ये आपका सवाल, जब आप सवाल कर रहे थे मुझे लगा कि पहले आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका जो इम्प्लांट है वो भी क्या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से मूव कर सकता है, मुझे पहले ये लगा। नहीं, उसको हम एज एनकरेज यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली यूज को, क्योंकि वो कर सकते हो, लेकिन देखो उसके ऊपर भी क्राउन है ना, हो सकता है क्राउन की मूवमेंट हो, डायरेक्टली तो नहीं है ना, तो वी वोंट गो फॉर दैट थिंग, इट इज नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट थिंग। उसके ऊपर तो हमने अबैटमेंट लगी हुई है, डाला है ना। जी एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी I think we would surely go for the mini implants, और there are certain things, mini implants हम लोग इसलिए भी लगाते हैं, उनका एक प्रॉपर जगह होती है जिसपे हम लगाते हैं, there is some mechanism, हाँ, तो उस वजह से भी और we have got always, we usually हम लोग 2 implants लगाएंगे अगर हम bilaterally, तो ऑब्वियसली बात है वो एक जगह पे तो वो तो इतना यूटिलाइज नहीं होगा ना। इवन हमें जब कोई किसी पेशेंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता भी है
कि मिसिंग उसमें दांत है और हम चाहते हैं कि उसमें इम्प्लांट वगैरह लगे, तो हम हमेशा यही करते हैं कि हम पहले उसका सारा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देते हैं, वो स्पेस छोड़ते हैं इम्प्लांट की, और इम्प्लांट वो बंदा एंड में लगवाता है। ठीक है जी, वो तो मुझे आइडिया है, मेरे पेशेंट हो चुका है इसका। अच्छा, मुझे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि जो इलास्टिक वाली मैंने एग्जांपल दी थी जिसमें हमने मोलर को एज एनकरेज यूज किया है, ये किस टाइप का एनकरेज में होगा, मॉडरेट में या फिर सॉरी बेटा, आप अपना सवाल रिपीट। आई डोंट थिंक सो मिनिमम है। आप फिर से बोलो। जिस पेशेंट में हम इलास्टिक्स लगाते हैं कि उनकी कैनाइन की रिट्रैक्शन हो, कैनाइन की पोजीशन करेक्ट हो, या प्री मोलर जिसकी भी हो, जो हम इलास्टिक्स देते हैं पेशेंट को कि आप मोलर बैंड से उसको क्रॉस कीजिएगा, तो ये किस टाइप की इंकरेज में आएगा? यार बेसिकली इलास्टिक्स का जो काम है ना, वो आपका, आप ये कह सकते हो मॉडरेट में आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि मेन वजह पता है क्या है इसकी? मैक्सिमम क्योंकि इलास्टिक्स आपको ये थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, 24 आवर्स में उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, कितने भी अच्छे इलास्टिक आप पेशेंट को यही बोलते हैं ना कि रोज आप चेंज करिएगा या ऐसे एग्जैक्टली। तो बेसिकली उनकी इलास्टिसिटी का इशू है ना, तो उसके बारे में एक ये कहना कि 20-30%, 50%, सो वी नेवर गो फॉर दिस थिंग। यूजुअली इलास्टिक्स हम लोग ज्यादातर एनकरेज के लिए देते नहीं हैं। हम पेशेंट को सिर्फ इलास्टिक्स तब देते हैं जब हमारा एंड ऑन रिलेशनशिप और हम पेशेंट को हमें वो जो है ना क्लास 1 में लाना हो, यूजुअली हम लोग तब देते हैं। हम वी नेवर गो फॉर द एनकरेज पर्पस फॉर इलास्टिक्स। हाँ ठीक है। और किसी का कोई सवाल? जी मैम आप एक बोले रिक्वेस्ट है मैम के ना, जो ग्रुप में जो डॉक्टर शुजा ने बीसीक्यू सेंड किए, तो उसकी मैम एक तो की बन जाती ना, की मिल जाती उसमें, जो उसमें की डली हुई है मैम, ओपन बटन उसमें की बनी हुई है, उसमें आप जैसे ही कोई भी आंसर टिक करेंगे ना, की है उसको टिक करेंगे ना तो उसमें आ जाएगा की, डोंट वरी, उसमें है सब कुछ, और वो सारी की ऑथेंटिक है, मैंने खुद चेक की है पर्सनली। चले पे मेरा और डॉक्टर शुजा आपने बताया था ना फ्रेंड्स पता नहीं कौन जो एनसीडी देता है, टीसीएस भी करता है। जी डिलीवरी करता है, टीसीएस तो उसका कांटेक्ट नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी मैं अभी कर रहा हूं। आई एम सॉरी डिलीवरी उसका नंबर भेज दीजिए, तो आई जस्ट वांट टू कांटेक्ट हिम। ओके ग्रुप में और भेजते हैं, हमें भी चाहिए होगा ना, क्योंकि मतलब जी हमारे कंप्यूटर पे भी है, तो उसमें डॉक्टर शुजा आप दूसरे इन ग्रुप्स में भी है ना, तो आई थिंक उनकी आपने इधर भेजी है बुक्स, या मैं भेज दूं अभी, क्योंकि उस ग्रुप में भी काफी स्टफ शेयर हुआ है। बुक्स तो मैंने नहीं डाउनलोड किया, मैं डाउनलोड करता हूँ, तो अगर आपके पास डाउनलोड है ना आप भले भेज दें। मैं भेज देती हूँ, मैं भेज रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने काफी स्टफ मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप लोग जो है ना जो भी स्टफ है सब हमारे पास भी जो स्टफ होगा ना हम भी भेजेंगे। प्लीज जिसके पास जो स्टफ हो, बीडीएमसी का हो, लम्स का हो, कुछ मतलब तो यार मैंने भेजा है, आप लोग देखो अभी कुछ स्टफ तो मैंने असल में कंपटीशन बहुत है, इसलिए लोग छुपाते हैं चीजें और कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों ये चीजें, आई डोंट नो। इस ग्रुप में जो है सो कोई भी चीज छुपाए नहीं लोग। जितना ज्यादा, जाजिब का पहले लेक्चर का पहला वर्ष यही था कि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। एग्जैक्टली और ये होता है। आई हैव एक्सपीरियंस। और पता है मैं डॉक्टर शुजा से भी उस दिन यही बात करी थी कि जितना देखो आप लोग जितना डिस्कस करोगे ना उतना चीजें रिटेन होगी। या यकीन करो बीसीक्यू तो क्या, रिटन थ्योरी भी आप जब पेपर देने बैठते हो ना, सारा कुछ इंसान ब्लैंक होता है। आपको याद पता है क्या होगा? ये जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं बातें, आपको कुछ याद नहीं होगा। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। आप किसी सीनियर्स को उठा लो, जिसने भी एग्जाम्स दिए ना, वो बंदा यही बात करेगा इवेंचुअली, बिकॉज यू आर टॉकिंग, यू आर डिस्कसिंग। मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप मुझे 2 बात बताओगे, तो यू नो यू ऑलवेज लर्न। इवन मैं आप लोगों से भी बहुत चीजें लर्न करूंगी। इट्स नॉट के जस्ट बिकॉज आई एम मुझसे कहीं ज्यादा हो। सो यू नो we all are at the same page I guess। और बाकी नहीं, मेरे पास स्टफ है, मेरे पास जर्नल नॉलेज से रिलेटेड भी स्टफ है। वो मैं उस दिन डॉक्टर शुजा से डिस्कस करी थी कि आई वाज प्लानिंग कि मैं वो ग्रुप पे शेयर कर दूं, बिकॉज मैंने उससे तैयारी की थी। वो वैसे बेसिकली वो स्टफ है जो कांस्टेंट है, मतलब पाकिस्तान में इस सिटी में क्या है,
वो जो नहीं है कांस्टेंट चीजें होती है, हु इज हु में तो वो बातें होती है ना जो हर साल चेंज होती हैं, टाइप्स, वो बेसिकली हाँ, तो मतलब ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती, जो कि बस एग्जैक्टली नेशनल या समथिंग, वो मेरे पास जी आई अंडरस्टैंड। तो वो बेसिकली मेरे पास है। आई एम लेट मी एक मिनट वेट करो आप लोग जरा, मैं सिर्फ देख लूं। डेंटल कमीशन, यस, उसमें करंट अफेयर्स की है, उसमें मैं आपको 1 मिनट पढ़ के सिर्फ बता दूं, आप लोग 2 मिनट रुको, ठीक है। 1000 MC इस्लामियात MCQs, 1000 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 1000 क्यू बैंक है। देन वी हैव व्हाट इज हु वाली कोई बुक थी, उससे मतलब आपने दिया है कोई नहीं, ये एक डिफरेंट मेरे पास PDFs पड़े में। Then we have got countries, capitals and location. Then we have got dental material के MCQs हैं, fracture, mandible और mid face उनकी PDFs पड़ी हुई हैं। We have got general knowledge for SPSC है, NBT2 पड़ी हुई है, operative के MCQs हैं, oral surgery, oral medicine, oral path, ऑर्थो। आप लोगों के पास ये सारे हैं MCQ, पेरिडोंटल के भी पढ़े, प्रोस्तो के भी। मैम आप ये सारा भेज दें, आपको दुआएं भी आपके पास है। और मैं आपको बस सब भेजती जाए मैम, फजूल चीजें भी भेजती मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है यार, मैं अभी भेज देती हूँ, ठीक है। अच्छा हो आप लोगों ने याद कराया, चले मैं भेज देती हूँ। एक फाइनल बात मैं करना चाहूंगा, एक्सक्यूज मी, एक फाइनल बात मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर सनाशा आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप सब कैंडिडेट्स को ये बताना चाहूंगा कि आज डॉक्टर सनाशा के कल लेक्चर के बाद उनको गले में बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो गया है, और उनके बावजूद भी इन्होंने लेक्चर दिया है, इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और आई थिंक अभी आप काइंडली लेक्चर सेशन बंद कर दे, ताकि डॉक्टर सनाशा अपने गले को रेस्ट दे सके। गले को थोड़ा राहत दूं, बाकी मैं आप लोग को यार भेज रही हूँ। मैम हम आपको दुआएं देंगे, आपका FCPS पार्ट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। यार मेरा अभी IMM नहीं निकला लेकिन हाँ यार दुआओं की बहुत जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग बस वेट करो, मैं जी मैम सनाशा, मैं बस एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि एक डॉक्टर ने पूछा था कि हम रानी पढ़े या फिर बालाजी पढ़े, मतलब इसमें से वो क्लियर। तो मैं उनको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि मैम रानी, बालाजी और रानी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर वो मतलब जस्ट बालाजी पढ़ेंगी और रानी नहीं पढ़ेंगे तो उनका कवर नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रानी में है, बालाजी में नहीं। ज्यादातर चीजें अगर कोई मुझसे पूछे ना, मैं आपको बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछे ना, पता नहीं क्यों लोगों को रानी नहीं पसंद, आई रियली लव रानी। रानी बहुत लाइफ सेविंग बुक है। हमने प्रॉफिट से पढ़ा था, तो रानी बालाजी तो कुछ भी नहीं है, लेनी चाहिए, मतलब वो तो शॉर्ट बुक्स है यार। प्रॉफिट मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट हम लोग को बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन मेन मसला ये होता है प्रॉफिट जो पेपर बनाएगा उसने भी नहीं पढ़ी होगी। हाँ एग्जैक्टली, प्रॉफिट पता है सिर्फ हम लोग जो मरे हुए बेचारे पीजीज होते हैं ना, उनके नसीब में आती है। हमें जबरदस्ती प्रॉफिट पढ़ाई गई, डरा के, और वर्ड टू वर्ड पूछा गया है, और हमने उसी हिसाब से डर के फॉलो किया। नहीं, अगर आपकी पढ़ी हुई है तो आपकी ऑर्थो फिर बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी तो नहीं है मैम, ये बालाजी रटी हुई है मैम। मैं बता रही हूँ रानी, यार रानी खोल के देखो, मतलब यकीन करो, रानी इतनी अमेजिंग बुक है। कुछ ऐसी चीजें जो मतलब अभी भी पोस्ट ग्रेड लेवल पे भी मुझे काम आती हैं। And I am in my R4. I'm in the 4th. बट मैम आप रानी और बालाजी रेकमेंड कर रही है ना, कि मतलब अगर पहला भी पढ़ा हुआ है तो वो लाजिम ले लें। एग्जैक्टली बालाजी फिर मैं कहती हूँ थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपका रट्टा अच्छा है ना तो आपकी जिंदगी आसान है, और रानी को आप अपने घर की रानी बनाए और आप लोग बहुत खुश रहेंगे। मैम आपके पास रानी PDF में होगी? है रानी जी मैम, सबमिट है आपके पास? सबमिट यार मेरे पास विजय प्रताप है, बता दें इनका रिप्लाई। यू नॉट मेरे पास सबमिट पड़ी है, मैं शेयर करूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। आई थिंक यू नॉट विजय प्रताप है, हम लोग ग्रुप में बात कर लेंगे अबाउट इट। और मेरे पास डेंटल इम्प्लांट का भी लेक्चर पड़ा है जी। आप भेजते हैं, आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ है ना वो प्लीज ग्रुप पे भेजते हैं। ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ। थैंक यू। जैसी ये मीटिंग खत्म हो, थैंक यू सो मच मैम, पानी पी के, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है लेक्चर्स?
जी 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 मैम आ रहा ये है। सवाल जी मैं कल जी पूछना भूल बिल्कुल गई थी देर के चक्कर नहीं में। नहीं समझ में आ नहीं रहा है समझ मैम। आ रहा है। ठीक है ना, कोई भी क्वेरी हो मैं फिर से आप लोगों को कल वाली बातें रिपीट करूंगी। अभी मैंने कुछ स्टफ शेयर किया है, कुछ बाकी मैं अभी कर लूंगी। आप लोग को कोई भी इशू हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल, हर बंदा अवेलेबल है। लेकिन हाँ, थोड़ा ये हो सकता है रिप्लाई करने में वगैरह में टाइम लग जाए, लेकिन हाँ वैसे वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू वील थैंक गाइड यू यू थैंक यू एज सो मच मच एज वी पॉसिबली कुड। हम खुद चाहते हैं कि यकीन करो कि इस ग्रुप में सारे जो लोग हैं वो पास करें, तभी ये इंशाल्लाह प्रिपरेटरी कोर्स भी बनाया गया आप लोगों के लिए। थैंक यू। जी जी मैम। ठीक है, तो चलिए कल मैम प्लीज कोशिश करके दिन का सेशन रखते हैं। डॉक्टर शुजा प्लीज आप इस पे कमेंट करें। अब आप बोले, अब मैं जो टाइम चुप आपको हूँ सही लगे। अच्छा, यार। दिन मैं को प्लीज आप दिन कितने में बजे सेशन रखना चाहती हैं? पहले सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे, सबसे पहले तो सारे कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद नहीं है, 17 पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ। 2 to 4 ठीक है, हाँ। अब मैं यहाँ से अगर डन करता हूँ तो बाद में ग्रुप में मैसेज आएंगे, सर प्लीज ये ना रखें, ये ना रखें। ग्रुप पे तो डिस्कस आप कर लोग, लेते हैं मेजॉरिटी टू आप नहीं, 30। ग्रुप पे डिस्कस नहीं हो पाएगी ये चीज, क्योंकि काफी अभी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जो वो मुझे काइंडली बताएं कि दिन को आप लोगों को कौन सा जो है सो टाइम सही लगता मोस्टली कैंडिडेट्स जो है वो मैम ऑनलाइन सर है, आफ्टर 2 और 2 पे दे दें। जैसे कि कुछ ही है जो आपको बता सकेंगे। सेकंडली ये कि दूसरी यहाँ पर हाउस वाइफ भी है, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है दिन के अंदर टाइम निकालना। तो बेहतर ये है कि मगरिब के बाद या इशा के बाद है, क्योंकि उस वक्त नमाज वगैरह इन सब चीजों से फारिग हो जाता है बंदा, खाना वगैरह ये सब से फारिग होने टाइम चलो होता है। ठीक है डॉक्टर शुजा, आई थिंक इट्स ओके। अगर यार 2 to 4 परफेक्ट है ना। आप जोहर भी पढ़ लोगे 4 बजे असर आती है, मैं 5 बजे आपको नमाज पढ़ लोगे। बताता हूँ, 2 to 4 सिर्फ होता शुरू 2:30 पर है, और असर की नमाज का जो फाइनल टाइम है वो असर की 5:15 नमाज तक। हाँ, पौने 6 बजे नहीं, खत्म होती है, 5 बजे मगरिब आती है। मगरिब वही बोल रहा हूँ, 5:15 तक ही आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो असर की नमाज। हाँ तो हाँ अगर आप लोग 2 to 4 अगर आप लोग एग्री करते हो तो हम इस पे थोड़ा सर डिस्कस क्लिनिक्स कर करते लेंगे। हैं इसलिए मेरे ख्याल से। चले फिर जैसे तो हम डिस्कस करके शाम फिर को हम रख आपको ले। बताते हैं, ग्रुप में हम शेयर करते हैं टाइम। ठीक है, हम हो सकता है कि कल छुट्टी कर दें, ये भी हो सकता है। नहीं 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 प्लीज डॉक्टर नहीं शुजा, नहीं 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 डॉक्टर शुजा, ये बिल्कुल आपको डॉक्टर मेरा सना बहुत शायद गले मसला में दर्द करने का बहुत शौक है। यार मेरे अपने कुछ बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। आपको पता है मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड की शादी थी और वो मैं लेक्चर्स की वजह से नहीं ले पाई। तो नहीं मैम, आप जाए शादी पे जाए आप। चले। तुम लोग लेक्चर में कभी बोल के थक अच्छा, गई। मैं दूसरी बात यहाँ जो पार्टिसिपेंट मौजूद है उनको बताना चाहूंगा कि हमने माइनर सब्जेक्ट्स को, ऑर्थोडोंटिक्स को 3 सेशंस में कंप्लीट करेंगे, प्रोस्तो को भी 3 में करेंगे, ऑपरेटिव को 8 सेशंस में कंप्लीट करेंगे और सर्जरी को 5 सेशंस में। सही है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा आप ओरल पैथ और डेंटल मटेरियल्स का भी रिव्यू दे दीजिएगा। ओरल पैथ और डेंटल मटेरियल्स का हमने स्पीकर अरेंज करने की कोशिश की पर कोई नहीं हुआ, इसीलिए हमने उसको नहीं डाला। अगर डेंटल मटेरियल में कौन हाथ डालेगा डॉक्टर शुजा? डेंटल मटेरियल्स में तो ओरल पैथ का होना चाहिए, ओरल पैथ का होना चाहिए, पर हमें कोई मिला नहीं। होना चाहिए पर हमें कोई मिला नहीं। का स्टडी करना है ओरल पे तो गाइड कीजिएगा तो हम पढ़ लेंगे। देखिए हम ऐसे ओरल पैथों पे ओरल पैथ की तो डॉक्टर शुजा, ओरल पैथ की तो डॉक्टर मरहबा है ना। डॉक्टर मरहबा है, अब उनसे पूछे, अगर वो यहाँ बैठी हुई हैं अभी तो मेरे ख्याल में वो लेफ्ट कर गई हैं। मैं पूछ सकता हूँ उनसे, बिल्कुल। हाँ जी, अगर वो दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है, मैं पूछूं, पर उनका कमीशन पास नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जी उन्होंने ओरल पैथ में वो एमफिल कर रही हैं। एमफिल कर रही हैं, बिल्कुल एमफिल कर। हमने डॉक्टर असद मतलूब को कांटेक्ट किया था पर उसने मना कर दिया। हमारा ये था कि हम मना तो काफी लोग करने वाले थे डॉक्टर शुजा, है ना? देखते हैं अभी। सनाशा आप ही पढ़ा दें ओरल पैथोलॉजी में। अरे नहीं, मैंने तौबा की। मैं 3 जी मैम, आप पढ़ा दे मैम। यार आप डॉक्टर शुजा से पूछे, आपको पता है मैं मना करने वाली थी। मैंने कहा आपको पता है मेरा 8 फेब को मेरा एग्जाम है खुद। एंड आप सोच नहीं सकते, पिछले 1 हफ्ते से मैं आप लोगों के लेक्चर्स बना रही हूँ
और कल से मुझे इतना तेज बुखार है, अभी भी डॉक्टर शिजा ने मुझे कॉल की थी, इन्होंने कहा मैं लेक्चर कैंसिल कर देता हूँ, मेरी ऐसी आवाज हो रही थी। लेकिन मैं जा रही हूँ नहीं यार मुझे कोविड नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नंबर 1 तो कोविड ही है मैडम। अल्लाह ना करे मैम को कोविड हो जाए। ओरोफेरेंजियल स्वाब अपना करा दें। नहीं यार मैं कह रही हूँ कि फिर देखिए अगर कोविड होता है तो जाने से पहले कम से कम मैं आप लोगों की और से तो पूरी करा जाऊँ। मैडम हम आपको दुनिया से जाने नहीं देंगे, दुनिया से आपको जाने नहीं देंगे। ख्याल रखें, टाइम प्लीज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और ओरल पैथ का बस स्टडी बता दीजिएगा पढ़ना कैसे है। वी विल स्टडी बायो। ओरल पैथ के यार मेरे पास ओरल पैथ हो, ओरल बायो और ओरल मेडिसिन या इनके बीसीक्यूज पढ़े हुए आप लोग वो आप भेज दीजिएगा, हम बीसीक्यूज कर लेंगे। जो भी है मैं आपको बताऊं, रिटन में कंपटीशन नहीं है, इसलिए जो जिसके पास है वो भेज दे वाले। यार एग्जैक्टली कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे आप लोगों में से, पता नहीं किसी ने डॉक्टर राहुल से किया था कि कितने % लोग पास होते हैं। यार अगर आपने 50% ले लिया ना तो आप पास हैं। जी वो मैंने कंपटीशन इंटरव्यू में एग्जैक्टली। और एक और बात, जो लोग कहते हैं कि नहीं सोर्स पे पास होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मेरिट भी चलता है। और अगर आपके पास सोर्स है तो आप सोर्स भी जरूर लगवाएं, मैं इसके बिल्कुल हक पे हूँ। चले मैडम आप रेस्ट करें अभी, आप प्लीज रेस्ट करें। कल के लिए आपको दोबारा सा रेस्ट मैं भी जो शानदार और स्ट्रेप्सिल्स खा के बैठती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके, अल्लाह हाफिज।